Hello student, today we are going to start a new chapter in biology and that is morphology of flowering plant. A very simple chapter and a part of classical biology, you can say classical botany. Morphology, the term morphology, first of all we understand what is morphology and what type of study we are having in this particular chapter. Morphology is a Greek word actually. It is being derived from the two words. One is morph and another is logos. Morph and logos. Morphology दो शब्द से मिलकर बना है. Morphe means form. Morph का अर्थ होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, फॉर्म, चाहे वो ऑर्गेनिज्म, एनिमल हो, प्लांट हो, कोई भी हो. जब हम किसी चीज का एक्सटर्नल अपीयरेंस या एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन लेते हैं, उसका फॉर्म स्टडी करते हैं, वी नेवर गो इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, हम अंदर नहीं जा रहे हैं, केवल बाहर से जो नजर आ रहा है वो जब स्टडी करते हैं उसको मॉर्फ कहते हैं. And logos means study. So actually it is the study of forms and here this is the plant part, it's a part of botany. तो हम यहाँ पर प्लांट के एक्सटर्नल फॉर्म को स्टडी करेंगे. मॉर्फोलॉजी अगर इसको प्रॉपरली डिफाइन करें तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म्स, डील्स विद फॉर्म्स एंड फीचर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स. ठीक है, फॉर्म्स एंड फीचर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट, तो कैसे नज़र आते हैं, क्या क्या चीज़ें बाहर से दिखाई देती हैं, डिफरेंट फीचर्स वो स्टडी किए जाएंगे. ठीक है, जैसे प्लांट के अगर हम फीचर्स देखें तो एक नॉर्मल प्लांट को जब भी कोई ऑब्जर्व करेगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं. हम एक प्लांट को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें उसमें उसका एक स्टेम दिखाई देता है, फिर उससे ब्रांचेज हैं, फिर उस पर लीफ लगी हुई है, कई बार उसमें फ्लावर भी दिखेंगे, फिर फ्रूट्स भी दिखे नज़र आते हैं. तो दीज आर द डिफरेंट ऑर्गन्स, यू कैन से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो हमें नज़र आते हैं. एंड सम पार्ट्स आर देयर विच रिमेन अंडरग्राउंड लाइक रूट्स. ठीक है, जो हमें विजिबल नहीं होती, बट दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट एंड दैट ऑल्सो कम्स इन द फॉर्म्स. सो स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड फीचर्स ऑफ प्लांट which includes like the study of roots, stems, leaves, flowers, seeds, fruit, in सब की study. The external appearance, external forms of plant and their study, this is called actually morphology. तो morphology बायोलॉजी का एक क्लासिकल पार्ट माना जाता है. यूँ समझिए कि जब बायोलॉजी का स्टडी शुरू हुआ होगा thousands of years ago, तो आप देखिए जब साइंटिस्ट शुरुआत करते हैं और वो प्लांट देख रहे हैं या एनिमल देख रहे हैं तो सबसे पहली चीज जो उनको नजर आई दैट इज मॉर्फोलॉजी, उनका एक्सटर्नल अपीयरेंस. वी हैव एनिमल मॉर्फोलॉजी ऑल्सो एंड वी हैव द प्लांट मॉर्फोलॉजी ऑल्सो. ठीक है, इंटरनल क्या चीजें हैं, इंटरनल डिटेल तो हमें तब पता चलेगा जब आगे और डिस्कवरीज हुई, तब इंटरनल बॉडी पार्ट्स देखे गए, फिर सेल वगैरह, माइक्रोस्कोप, वो सब चीजें आई. एक्सटर्नल अपीयरेंस को ऑब्जर्व करने में कोई बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल पार्ट नहीं चाहिए. ठीक है, आपको सब कुछ सामने से नजर आ रहा है, बस उसी को स्टडी करना है. तो ये क्लासिकल पार्ट है. राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ बायोलॉजी ये ब्रांच तब से चल रही है. ठीक है, और शुरुआत में साइंटिस्ट और इन्होंने एक्सटर्नल फॉर्म ही स्टडी किया है. कितनी वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स हैं, किस में क्या क्या चीज़ें हैं. अब देखिए अलग अलग तरह के प्लांट हैं, इसमें स्टेम्स की वैरायटी मिलेगी आपको, उसके अंदर लीफ भी अलग अलग तरह की होंगी, फ्लावर में बहुत वैरायटी है, फ्रूट्स में है. तो नेचर में प्लांट्स की अगर हम बात करें तो वैरायटी ऑफ प्लांट्स आर देयर, वी कैन से वी हैव द रिच बायोडाइवर्सिटी. अलग अलग प्लांट में, रूट में आपको डिफरेंस मिलेगा, स्टेम में मिलेगा, लीफ, सब में. तो ये जो ब्रांच है बेसिकली ये इसी चीज को डील करती है कि हाउ मेनी डिफरेंट वेराइटीज ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स वी हैव. ठीक है, हालांकि मॉर्फोलॉजी का एरिया बहुत वास्ट है. ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज हम अर्थ पर प्लांट की डिस्कवर कर चुके हैं और इनमें देखा जाए तो इनके रूट, स्टेम, लीफ में बहुत वेरिएशन है. अब इतना कुछ तो हम इसमें कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक इनिशियल नॉलेज के लिए ये चैप्टर हमेशा बायोलॉजी की शुरुआत में होता है. ठीक है, और इसलिए आप देखिए लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम के बाद आपको मॉर्फोलॉजी की बात कही जाती है. इस चैप्टर में अगर देखा जाए क्योंकि एक्सटर्नल अपीयरेंस है, आप देखेंगे कई आप भी पार्क में जा रहे हैं, गार्डन में जा रहे हैं, फॉरेस्ट में जा रहे हैं तो आपको बहुत सारे प्लांट्स नजर आते हैं. ठीक है, तो उसमें ही आपको बहुत सारी चीजें दिख जाएगी. ये बहुत प्रैक्टिकल ब्रांच है. अगर एक पर्सन, एक स्टूडेंट चाहे तो इसको बहुत इंटरेस्टिंग वे से, बहुत अच्छे से लर्न कर सकता है. जब हम गार्डन में घूम रहे हैं तो हमारी नज़र पड़नी चाहिए कि कितने तरह की लीफ है, या हमें पढ़ाया गया था ऐसी लीफ होती है, ऐसे फ्लावर होते हैं, ऐसे सीड. तो अगर हम उनको प्रैक्टिकली विजुलाइज करेंगे तो हमारे लिए इसको स्टडी करना बहुत ईजी हो जाता है.
अदरवाइज कई लोगों को लगता है कि इसमें खूब सारे तो टाइप्स हैं, आप स्टेम पढ़ोगे तो वैरायटी ऑफ स्टेम है, रूट में भी कई सारे टाइप हैं, फ्लावर में, फ्रूट में, फिर उनके एग्जाम्पल्स हैं कि ये वाला टाइप किस में मिलता है, ये टाइप किस में मिलता है। तो स्टूडेंट नॉर्मली इनके टाइप्स और उनके एग्जाम्पल को देख के डर के घबरा के बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए मॉर्फोलॉजी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है। हाँ ये है कि नीट में या IPMT में NCERT में जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, टाइप्स दिए हैं, वो उसी के आसपास रहते हैं। हम भी यहाँ पर वही कोशिश करेंगे आपको कि जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वो NCERT के साथ साथ ही चले, और बहुत ज़रूरी जो एग्जाम्पल्स हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो NCERT में मेंशन नहीं है लेकिन वो पूछे गए हैं, तो उनको भी बताएं। ठीक है, इसमें डेफिनेटली टाइप्स बहुत आएंगे, उनके एग्जाम्पल्स भी आएंगे, तो इनको आपको याद भी रखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा प्रॉपरली। उसके चार्ट बना करके, हम शॉर्ट नोट बना करके बार बार जब रिवाइज करेंगे तब हमें ये चीज़ याद होगी, एक दो बार में नहीं याद होंगे। ठीक है, हमें इनके एग्जाम्पल्स वगैरह याद नहीं होते हैं और स्टूडेंट को लगता है कि मुझे तो समझ में नहीं आया। मॉर्फोलॉजी में समझने जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत इजी पार्ट है, इसमें ये टाइप होते हैं, इसमें ये टाइप होता है, नेचर में है तो है। ठीक है, बस हमें तो उन टाइप्स कौन कौन से होते हैं और उनके क्या एग्जाम्पल्स हैं वो याद रखने पड़ेंगे। और अगर हमें मेमोराइज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें समझ में नहीं आया, हमें उसको थोड़ा और रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी बिगनिंग से, शुरुआत से लेते हैं क्या कुछ है। तो मॉर्फोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म्स एंड फीचर्स, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स की स्टडी। ठीक है, हम एक नॉर्मल फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म जिसको हम कह सकते हैं, जो हमें ज़्यादातर प्लांट्स दिखाई देता है, हम एंजियोस्पर्म पर ही बात करें, बाकी और प्लांट के हम अभी मॉर्फोलॉजी में नहीं ले रहे हैं। चैप्टर का नाम है फ्लावरिंग प्लांट्स है, जो कि एंजियोस्पर्म होते हैं। तो हम एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट को जो है दो पार्ट में मेनली डिवाइड कर सकते हैं, ये हम सभी जानते हैं, लोअर क्लासेस में भी हम पढ़ते हैं प्लांट में। एन अंडरग्राउंड रूट सिस्टम, एक तो प्लांट का जो जमीन के अंदर होने वाला अंडरग्राउंड पार्ट रूट सिस्टम, एंड एन एरियल शूट सिस्टम। ठीक है, जो एरियल पार्ट जो दिखाई दे रहा है आपको बाहर से, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम, प्लांट के दो बड़े पार्ट में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अगर हम इसका एक आउटलाइन विजिबल देखें तो मैंने एक प्लांट ले रखा है ये आपके। ठीक है, अब आप देखिए इसके अंदर ये जो है, ये पूरा पार्ट तो अंडरग्राउंड रूट सिस्टम हो गया जो बिलो द ग्राउंड है, और ग्राउंड के अपर पार्ट में ये पूरा शूट सिस्टम है। अब शूट सिस्टम में सारी चीजें हैं, देखिए इसके अंदर स्टेम है, लीफ है, फ्रूट भी है, फ्लावर भी है। ठीक है, बर्ड्स भी होती हैं, नोड, इंटरनोड, सारी चीजें। प्लांट्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टेम जो होते हैं जॉइंटेड लगेंगे आपको, नोड इंटरनोड, नोड इंटरनोड, और जो नोड होते हैं वही नोड से ही आपको ब्रांच और लीफ निकलती हुई दिखाई देगी, और नोड के बीच के पार्ट को इंटरनोड कहेंगे। ठीक है, बर्ड्स भी होती है, इन बर्ड्स से भी फ्लावर अराइज हो रहा है, लीफ अराइज हो रही है, अलग अलग तरह की बर्ड्स होती हैं। ठीक है, फिर फ्लावर बनते हैं, यही फ्लावर बाद में फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जिस जगह आपके फ्रूट नजर आ रहा है पहले यहाँ फ्लावर था, और फ्लावर ही फ्रूट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये सारे तो इसके शूट सिस्टम है। रूट में आप देखेंगे एक तो प्राइमरी मेन रूट होती है, फिर उससे और ब्रांचेस निकलती है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, तो ये इसका शूट सिस्टम है। तो रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, प्लांट को हम दो बड़े पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो रूट सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं? इट कंसिस्ट ऑफ रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस, ओके, लाइक दिस प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट्स, एंड शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टेम, ठीक है, इंक्लूडिंग ब्रांचेस, स्टेम और उसकी ब्रांचेस, इसके अलावा लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, ये सब चीजें आएंगी शूट सिस्टम। एक अंडरग्राउंड पार्ट, एक एरियल पार्ट। ठीक है, इसके अलावा इन पार्ट्स को अगर हम देखें तो हम इसको दो ग्रुप में और डिवाइड कर सकते हैं। कुछ है जो वेजिटेटिव पार्ट है और कुछ है जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो रिप्रोडक्शन में, सीड वगैरह बनाने में, नेक्स्ट जनरेशन बनाने में काम आते हैं। जैसे अगर हम बात करें रूट, स्टेम, लीव्स, ये जो तीन मेन पार्ट है प्लांट के, ये वेजिटेटिव पार्ट कहे जाएंगे। ठीक है, ये वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, नॉर्मल प्लांट की बॉडी इसी से बनती है, और ये नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ये वेजिटेटिव पार्ट है, सोमेटिक पार्ट कह सकते हो। वाइल द फ्लावर्स, फ्लावर जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, और यही फ्लावर फिर फ्रूट बनाता है, फिर उसी फ्रूट में सीड होता है, सीड से ही हम अगला प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर, बाकी रूट, स्टेम, लीफ वेजिटेटिव पार्ट होता है। ओके, तो ये तो मैंने एक जनरल आउटलाइन आपको बताई है प्लांट्स को लेकर के। अब हम प्लांट्स को एक छोटा सा क्लासिफिकेशन लेंगे हमारे आगे की अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम प्लांट को जो है तीन ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पान, कि वो कितना टाइम सर्वाइव करते हैं। लाइफ स्पान के बेस पर प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट। और ये जो मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, ये आपने प्लांट किंगडम में या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आगे भी पढ़ा होगा।
प्लांट को उनकी लाइफ स्पान के, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो एक ग्रोइंग सीजन में ही या एक ही साल में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करके खत्म हो जाते हैं, कुछ एक से ज़्यादा टाइम में ईयर लगाते हैं। तो लाइफ स्पान के बेस पर हम प्लांट को 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। आप सबने सुना होगा एनुअल प्लांट्स, बाइनियल प्लांट्स, पेरिनियल प्लांट्स। ठीक है, अब एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल, अब इसका एक मिसकंसेप्ट क्या रहता है, एनुअल जो 1 साल तक सर्वाइव करते हैं, बाइनियल जिनकी लाइफ स्पान 2 साल की होती, 2 ईयर, पेरिनियल जो 2 से ज़्यादा वाले। तो ये हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा इसके अंदर। आपको एनुअल, बाइनियल को ईयरली मोड पर नहीं लेना है। देखिए, प्लांट के लिए ईयर नहीं है कोई जनवरी से लेकर दिसंबर तक, प्लांट का होता है ग्रोइंग सीजन। ठीक है, तो उस ग्रोइंग सीजन के अकॉर्डिंग मान लीजिए कोई प्लांट समर में होता है, ठीक है, हो सकता है वो अप्रैल मई में ग्रो करे जब समर रहती है, और जून जुलाई अगस्त तक आकर के उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाए, 2-3 मंथ, 3-4 मंथ। तो कई ऐसे प्लांट होंगे छोटे छोटे जो पर्टिकुलर सीजन में ग्रो होते हैं, कोई विंटर में, कोई समर में, कोई रेनी सीजन में, तो उनका लाइफ स्पान एक्चुअल में 3-4 मंथ का भी हो सकता है। 1 ग्रोइंग सीजन, दैट इज देयर ग्रोइंग सीजन। अब कोई प्लांट अगर सिंगल ग्रोइंग सीजन में ही अपना सब कुछ काम कर लेता है, ठीक है, तो उसको एनुअल कहेंगे। अब आप कहोगे एनुअल में तो साल तो पूरा ही नहीं हुआ, 3 महीने ही तो है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसको ईयरली मोड पर नहीं रखें। कुछ प्लांट हो सकते हैं जो पूरे ईयर ग्रो कर जाए, या 6-7 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ भी चल जाए, कुछ होते हैं जो सबका लाइफ स्पान अलग अलग है। तो इंस्टेड ऑफ की सेइंग 1 ईयर, इट इज बेटर टू से 1 ग्रोइंग सीजन, तो वो एनुअल होते हैं। जो 2 ग्रोइंग सीजन तक रहते हैं वो बाइनियल है, और जो मोर देन 2 ग्रोइंग सीजन है वो पेरिनियल है। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन रहती है। ठीक है, तो एनुअल्स क्या है, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल्स इन 1 ईयर और इन अ सिंगल ग्रोइंग सीजन। 1 ईयर लिखा जरूर है मैंने, बट एक्चुअली ये होना चाहिए सिंगल ग्रोइंग सीजन। 1 ईयर का मतलब 12 मंथ नहीं लेना है। ठीक है, विच मे बी फ्रॉम फ्यू वीक्स, इसलिए हमने आगे मेंशन किया, विच मे बी फ्रॉम फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ, कुछ वीक से कुछ महीनों का भी लाइफ स्पान हो सकता है, वो भी एनुअल में आएगा। और फिर जब ये इनके लिए क्या, जैसे मान लो 3 मंथ का इनका फेवरेबल ग्रोइंग सीजन है, उसके बाद बाकी का टाइम इनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन, तो ये अपनी अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान सीड वगैरह बना के रख लेते। सो दे पास देयर अनफेवरेबल पीरियड इन द फॉर्म ऑफ सीड्स। प्लांट सीड क्या है, उसका ड्राई स्ट्रक्चर है। जैसे कोई प्लांट रेनी सीजन में आता है तो रेनी सीजन में वो 3-4 महीने ग्रो करेगा, और उसके बाद लास्ट में जब सीजन खत्म होने वाला होता है तो वो रिप्रोड्यूस करके अपने सीड बना लेता है। अब उसके सीड चाहे सॉइल में पड़े रहें, कहीं भी रहें, अब बाकी का जो टाइम है नेक्स्ट रेनी सीजन तक वो सीड जो है प्रिजर्व्ड फॉर्म में एक तरह से रखा हुआ पड़ा हुआ है, फिर वो नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन में ग्रो करेगा। तो वो अपने अनफेवरेबल कंडीशन को सीड के फॉर्म में पास करते हैं, सीड अनफेवरेबल कंडीशन को झेल लेता है और उसमें मेंटेन रहता है। ठीक है, मस्टर्ड और पी जैसे कुछ एग्जांपल्स हम भले ध्यान रख सकते हैं एनुअल्स में। बाइनियल जो होते हैं इनका थोड़ा सा पैटर्न अलग है। बाइनियल 2 ग्रोइंग सीजन तक सर्वाइव करने वाला प्लांट है। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 ग्रोइंग सीजन 2 ईयर्स। ठीक है, अब ऐसे केस में क्या होता है, बाइनियल के केस में बाइनियल प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने फर्स्ट ग्रोइंग सीजन में वेजिटेटिवली ग्रो करते हैं। उस समय वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी फ्लावर नहीं बनाते। ठीक है, इन द फर्स्ट ईयर दे रिमेन वेजिटेटिव एंड स्टोर्स फूड। तो पहले साल तो वो बस फूड बना रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, वेजिटेटिवली ग्रो कर रहे हैं। और जब एक अप्रोप्रिएट वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाती है, अच्छा खासा रिजर्व फूड हो जाता है, देन इन द नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन दे गो फॉर रिप्रोडक्शन, दे डेवलप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फ्लावर। ठीक है, सो इन द सेकेंड ईयर दे रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग फ्लावर एंड फ्रूट्स। तो सेकेंड ईयर में इनमें फ्लावर और फ्रूट्स बने और उसके बाद इनकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है। ठीक है, दे डाई ऑफ आफ्टर प्रोड्यूसिंग फ्लावर एंड फ्रूट्स, जैसे कि रेडिश, मूली जिसको कहते हैं, रेडिश, टर्निप, कैरेट, ये सब बाइनियल है। ये 2 ग्रोइंग सीजन में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आते हैं पेरिनियल्स। पेरिनियल्स जो कई सालों तक जिंदा रहते हैं। ठीक है, सो दे रिमेन, दे प्लांट सर्वाइव फॉर सेवरल ईयर्स, सेवरल ग्रोइंग सीजन। ठीक है, इनमें भी क्या होता है, शुरू के कुछ साल ये वेजिटेटिव रहते हैं और अपनी प्रॉपर ग्रोथ करते हैं। आपने मैंगो का ट्री लगाया, आपने नीम का ट्री लगाया, तो आप देखो कुछ साल तो वो ग्रो होता है, उसमें शुरू में फ्लावर नहीं आते। एंड आफ्टर अटेनिंग ए प्रॉपर मैच्योरिटी, वो कुछ भी साल हो सकता है अलग अलग प्लांट में। ठीक है, उसके बाद उनमें फिर फ्लावर आने लगते हैं, और एक बार जब फ्लावर आने लगते हैं फिर उसके बाद एवरी ईयर दे बियर फ्लावर, फिर हर साल फ्लावर आएंगे, हर साल फ्रूट बनेंगे। लेकिन इनिशियल कुछ ईयर्स वो वेजिटेटिव रह करके ग्रोथ करते हैं मेच्योरिटी तक आने तक। ठीक है, दे यूजुअली बियर्स फ्लावर फ्रूट्स एवरी ईयर एंड डू नॉट डाई आफ्टर प्रोड्यूसिंग फ्लावर। ये प्लांट ऐसे नहीं है जो फ्लावर प्रोड्यूस करने के बाद खत्म हो जाए।
वैसे एक चीज देखिए, एनुअल और बाइनियल दोनों में क्या हुआ कि जब फ्लावर प्रोड्यूस हुआ फिर सीड आया और फ्लावर और सीड के साथ ही उनकी लाइफ खत्म हो गई, ठीक है। और वो अपनी लाइफ में एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं, एक ही बार सीड बनाते हैं, एक ही बार फ्रूट बना उनमें। लेकिन जो पेरिनियल प्लांट होते हैं वो ऐसे नहीं है, उनमें शुरू के कुछ साल नहीं आएगी लेकिन उसके बाद हर साल फ्लावर होंगे, हर साल फ्रूट बनाएंगे और कंटिन्यूसली बहुत लंबे लंबे सालों तक, कई कई सालों तक ये सर्वाइव करते हैं, ठीक है। ये बहुत बार फ्लावर और फ्रूट बनाएंगे। इसीलिए तो फूड प्रोड्यूसिंग के केस बेस पर आप देखो रिप्रोडक्शन में आगे जाकर हम प्लांट को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक, ठीक है। मोनोकार्प, कार्प वर्ड का मतलब होता है फ्रूट, ठीक है। मोनोकार्पिक मतलब जो प्लांट अपने लाइफ स्पान में एक ही बार फ्रूट बनाए, एक ही बार फ्लावरिंग करे, एक ही बार फ्रूट बनाए, वो मोनोकार्पिक होते हैं। तो आप देखिए एनुअल और बाइनियल तो सारे क्या हुए, मोनोकार्पिक हो गए, ठीक है। और पेरिनियल जो लाइफ में कई बार फ्लावर और फ्रूट बनाए वो पॉलीकार्पिक होते हैं, पॉली मींस मेनी, ठीक है। तो पेरिनियल जितने पॉलीकार्पिक प्लांट है उससे पेरिनियल है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, सारे पॉलीकार्पिक पेरिनियल है लेकिन सारे पेरिनियल पॉलीकार्पिक नहीं होते। अब पेरिनियल प्लांट जो कई साल सर्वाइव करते हैं उनमें भी कुछ प्लांट ऐसे हैं जो हर साल फ्लावर नहीं बनाते, भले वो कई साल सर्वाइव कर रहे हैं और लास्ट में कई सालों बाद जाकर के फ्लावर बनाते हैं और जिस समय उनमें फ्लावर आ गए, फ्रूट आ गए, बस वो उस दिन उस साल खत्म हो जाएंगे। मतलब वो कई साल सर्वाइव किए तो पेरिनियल तो है लेकिन हर साल उन्होंने फ्रूट नहीं बनाया, फ्रूट लास्ट में एक ही बार बनाया, ठीक है। तो मोनोकार्पिक जो हैं वो तो तीनों तरह के हो सकते हैं, एनुअल, बाइनियल और कुछ पेरिनियल्स भी हो सकते हैं। और पॉलीकार्पिक कौन से हुए, जो ये सारे के सारे क्या होंगे, पेरिनियल। अब जैसे बैम्बू का एग्जांपल लीजिए, बांस जो होता है, बैम्बू कई साल सर्वाइव करता है लेकिन वो हर साल फ्लावर और फ्रूट नहीं बनाता और जिस साल उसमें फ्लावर और फ्रूट आ जाते हैं वो उसका लास्ट ईयर होता है, तो वो लाइफ में एक ही बार फ्लावरिंग करता है, ठीक है। तो वो पेरिनियल है लेकिन मोनोकार्पिक है। अब मैंगो है, मैंगो हुआ, बनाना, गुआवा, बहुत सारे प्लांट है, ये क्या है, ये कई साल सर्वाइव करते हैं, हर साल इनमें फ्लावर फ्रूट आ रहे हैं, ये पेरिनियल है और पॉलीकार्पिक है, ठीक है। मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक रिप्रोडक्शन के बेस पर दिया जाने वाला टर्म है, इसलिए वो मॉर्फोलॉजी के बजाय रिप्रोडक्शन के चैप्टर में ज्यादा डिस्कस होता है, ठीक है। हम यहाँ पर प्लांट को मॉर्फोलॉजिकल लाइफ स्पान के बेस पर बात करें तो एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल तीन ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये तो मैंने क्या है आपको प्लांट का जो है मेनली एक जनरल आउटलाइन बताया कि क्या प्लांट मॉर्फोलॉजी क्या चीज है और उसमें हम किस किस तरह की स्टडी करते हैं। अब हम प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स पर आते हैं और सबसे पहला पार्ट रूट शुरू करेंगे। नाउ वी टेक द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट एंड दैट इज रूट। रूट क्या है, क्या उसके डिफरेंट टाइप्स हैं, कैसे वो ओरिजिनेट हुए और उसके डिफरेंट मॉडिफिकेशंस, ये हमें रूट में पढ़ना है। प्लांट का रूट का जो पार्ट है, रूट इज एक्चुअली द अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द प्लांट। इसके पहले हम इसका ओरिजिन जरूर ध्यान रखें, इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि जब प्लांट का जो सीड होता है और सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, ये हमें पता होना चाहिए कि हर ऑर्गेनिज्म की लाइफ जायगोट से शुरू होती है और जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो से पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। ये एक बेसिक सा बात है जो हमें मालूम होना चाहिए, एंड इट इज बीइंग टॉट इन द लोअर क्लास आल्सो। अब प्लांट का जो एम्ब्रियो होता है, प्लांट का जो जाइगोट होता है, जैसे सीड के अंदर होता है, फिर उससे एम्ब्रियो बनता है। प्लांट के एम्ब्रियो में दो पार्ट तो क्लियर दिखते हैं, एक रेडिकल होता है, एक प्लूमुल होता है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, बाकी आपको रिप्रोडक्शन में इस पर ज्यादा डिटेल बताई जाएगी। और रेडिकल जो होता है उससे हमेशा रूट अराइज होती है और प्लूमुल से स्टेम अराइज होता है। बाकी कोटिलीडन वगैरह और भी कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। क्योंकि ये दोनों वर्ड रेडिकल और प्लूमुल हमारे रूट और स्टेम में आएंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो रूट जो है प्लांट का वो पार्ट है जो एम्ब्रियो के रेडिकल से डेवलप होता है, ओरिजिन वहां से होगा। एंड इट रिमेन इनसाइड द सॉइल, इनसाइड द ग्राउंड, अंडरग्राउंड पार्ट में रहता है। प्लांट को अंदर से बिल्कुल फिक्स रखता है, सॉइल के साथ एंकरेज रहता है उसका। एंड नॉट ओनली फिक्सेशन, साथ साथ में वो वाटर, मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करता है जो प्लांट की ग्रोथ, डेवलपमेंट, फोटोसिंथेसिस इन सब में काम है। तो रूट को अगर हम जनरल वे में डिफाइन करें तो इट इज द प्लांट पार्ट दैट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो के रेडिकल से डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड रूट, ठीक है। रूट इज यूजुअली सिलेंड्रिकल, अंडरग्राउंड, नॉन ग्रीन, नॉन फोटोसिंथेटिक एंड ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। रूट जो होती है यूजुअली सिलेंड्रिकल, जैसे स्टेम रूट है प्लांट के सिलेंड्रिकल होते हैं। यूजुअली इसलिए कह रहे हैं कि एक्सेप्शन तो यहाँ खूब है, बहुत अलग अलग वैरायटी है, हम यूजुअली बात कर रहे हैं जो कॉमन है,
ठीक है। अंडरग्राउंड होती हैं सिलेंड्रिकल, अंडरग्राउंड, नॉन ग्रीन, नॉन फोटोसिंथेटिक, ना तो उसमें कोई क्लोरोफिल है ना वो फोटोसिंथेसिस, अंडरग्राउंड पार्ट है, सनलाइट उसमें आती भी नहीं है, वो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, काफी ब्रांच्ड होती है, ठीक है। इसका काम अलग है, ये फोटोसिंथेसिस वगैरह के पर्पज से नहीं, ये अंडरग्राउंड पार्ट होता है। रूट्स आर, अब देखो इसके अंदर रूट्स की और प्रॉपर्टीज देखें तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, ये तीन चीजें ध्यान रखनी। जियोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक, जियो का मतलब होता है सॉइल, ठीक है, अर्थ। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मतलब जो टुवर्ड्स द सॉइल जा रहा है, टुवर्ड्स द अर्थ जाए, तो रूट हमेशा अंदर जा रही है, सॉइल के अंदर जाती है, टुवर्ड्स द सॉइल जा रही है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। अवे जाने का मतलब नेगेटिव है, ये मूवमेंट है एक तरह से प्लांट के, जो फिजियोलॉजी में भी बताए जाते हैं। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मतलब ये टुवर्ड्स द सॉइल ग्रो होती है। दूसरा पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मतलब टुवर्ड्स द वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर, तो अंडरग्राउंड पार्ट है, सॉइल भी है अंदर, वाटर भी है, तो ये टुवर्ड्स द वाटर, टुवर्ड्स द सॉइल ग्रो होती है, तो हमेशा अंडरग्राउंड मिलती है, और वाटर एब्जॉर्प्शन इसका काम है, इसलिए टुवर्ड्स द वाटर ही जाएगी। बट नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मींस अवे फ्रॉम लाइट, नेगेटिव मतलब अवे फ्रॉम लाइट, तो लाइट से दूर जाती है, इसलिए वो अंडरग्राउंड पार्ट में डेवलप होती है, ठीक है। तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होती है, ओके। रूट डू नॉट डिफरेंशिएट इनटू नोड्स एंड इंटरनोड, जैसे मैंने आपको प्लांट का जो स्ट्रक्चर बताया था, तो प्लांट में आप जॉइंटेड अपीयरेंस देख सकते हैं, उसमें नोड इंटरनोड होते हैं, नोड होते हैं, बीच का पार्ट इंटरनोड कहलाता है, और नोड से फिर ब्रांचेस, लीफ या अराइज होती। रूट में इस तरह का कोई डिफरेंशिएशन नहीं, वो सब स्टेम में होता है। स्टेम और रूट को जब हम कंपेयर करते हैं तो ध्यान रखिएगा, रूट इज बीइंग नॉट डिफरेंशिएट इनटू नोड एंड इंटरनोड एंड दे नेवर हैव लीव्स एंड बड्स। ना तो रूट से कोई लीफ अराइज होती है, ना कोई उस पर बड होती है, ना कोई नोड, ना कोई इंटरनोड, ये सब स्टेम के फीचर हैं, रूट के नहीं, ठीक है। रूट में ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रांचेस ऑफ रूट्स, रूट्स में ये जरूर है कि एक तो पहले रेडिकल से एक रूट निकलेगी मेन, फिर उसकी ब्रांचेस बनती जाएंगी, प्राइमरी मेन हुई, फिर सेकेंडरी, टर्शियरी, इस तरह से ब्रांचेस बनी। अच्छा, रूट की जो ब्रांचेस होती है ये सुपरफिशियली नहीं निकलती, बल्कि अंदर से ओरिजिनेट होती है। एक चैप्टर और आता है एनाटॉमी, जब हम प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तो मॉर्फोलॉजी के बाद एनाटॉमी आती है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि अंदर कॉर्टेक्स, वस्कुलर बंडल सब होता है, एक लेयर होती है पेरीसाइकल। तो रूट की जो ब्रांचेस होती है वो हमेशा पेरीसाइकल से अराइज होती है, अंदर से, और इसलिए इनकी ब्रांच का ओरिजिन एंडोजीनस माना जाता है, ठीक है। द रूट्स, ब्रांचेस ऑफ रूट्स हैव एंडोजीनस इन ओरिजिन बिकॉज दे अराइज फ्रॉम पेरीसाइकल। तो ये पेरीसाइकल से अराइज होती है, एंडोजीनस। इन सब पर क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। तो ब्रांचेस इंटरनली अराइज होती है, एंडोजीनस ओरिजिन होता है, कहां से अराइज होती है? पेरीसाइकल से। कोई नोड, इंटरनोड, रूट, ये लीफ और बड ये कुछ भी नहीं होते, ब्रांचेस जरूर होती हैं, ठीक है। कोई ग्रीन कलर की नहीं, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं, कुछ नहीं, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, ओके। नाउ रूट्स में ये जरूर है कि आपको बहुत सारे हेयर्स मिलेंगे। आप किसी प्लांट के रूट उखाड़ के देखिए, प्लांट को उखाड़ेंगे तो रूट्स निकलती हैं, अब उसमें आपको बहुत सारी उसकी ब्रांचेस हैं और फाइन थ्रेड लाइक हेयर्स भी मिलते हैं, ठीक है। रूट बियर्स न्यूमरस हेयर, लेकिन रूट के जो हेयर है, देखो हेयर रूट पे भी होते हैं और हेयर स्टेम पे भी होते हैं, हेयर तो लीफ पे भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन रूट के जो हेयर होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, ये बड़ी खास बात है। स्टेम में मल्टीसेलुलर हेयर मिलेंगे, ठीक है। तो ये न्यूमरस हेयर्स होते हैं, ये हेयर्स एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे वाटर मिनरल। दे आर ऑलवेज यूनिसेलुलर एंड द एक्सटेंशन ऑफ रूट एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। ये सब थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर की बातें हैं, जैसे एपिडर्मल सेल्स होती हैं इस तरह से, तो रूट के जो हेयर होते हैं वो इस तरह से अराइज होंगे। ये आपको क्या है, फिजियोलॉजी में, एनाटॉमी में वहां नजर आएंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये कुछ 2-3 सेल्स बनाई है रूट हेयर दिखाने के, ऐसे, ये जैसे एपिडर्मल सेल्स है, तो ऐसे सेल ही एक्सटेंड हो गई, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, और ये यूनिसेलुलर हेयर बनते हैं इस तरह से, रूट हेयर्स। तो रूट बियर्स numerous hair. These hairs are unicellular and they are simply extension of cell wall and cell membrane. Okay, and these hairs are basically helps in absorption purpose. तो ये तो जनरल रूट की बातें रही, रूट क्या है, उसके क्या फीचर्स, क्या प्रॉपर्टीज हैं। रूट के अगर हम ओरिजिन और कई चीज़ों पे बात करें, उसके टाइप्स वगैरह पर, अच्छा रूट में हमने अभी कहा है कि उसमें बर्ड्स नहीं होती। बड एक्चुअली वो जगह, बड के अंदर क्या होता है, ग्रोइंग टिश्यू मेरिस्टम होता है। मेरिस्टम ये भी अगेन एनाटॉमी की टर्म है। प्लांट में मेरिस्टम वो जगह होती है जिसकी सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड होती है। प्लांट में और एनिमल में ध्यान रखना, एनिमल के अंदर ऐसा मेरिस्टम नहीं होता, प्लांट में होता है। प्लांट इसीलिए लाइफ लॉन्ग ग्रो कर सकते हैं, बट पूरी बॉडी में नहीं, केवल ये मेरिस्टम्स जो होते हैं टिप्स पर होते हैं, या तो शूट के टिप्स पर होते हैं,
स्टेम के टिप्स पर, या बर्ड्स में होते हैं, या फिर रूट में होंगे टिप्स पर, अभी बताएंगे। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक चार्ट है वहां लगातार सेल ग्रो करती है, डिवाइड करती है और सेल ग्रो होती है, ये रूट और स्टेम ग्रो होते हैं। तो ये बर्ड्स जो हैं, ठीक है, बर्ड्स लेकिन सिर्फ स्टेम पर ही होती है, रूट में नहीं होती। अब कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनली कुछ प्लांट की रूट में हमें बड मिली है और उन बड से फिर वो नए प्लांट बना देते हैं, एक तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। जब कोई रिप्रोडक्शन फ्लावर और सीड और इनसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से न होकर प्लांट के किसी और पार्ट से हो जाए, वेजिटेटिव पार्ट से, तो उसको बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। होता है कई बार प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और वेजिटेटिव भी होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब वेजिटेटिव बॉडी या वेजिटेटिव पार्ट से कोई नया प्लांट बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेप्शनली बड प्रेजेंट होती है, दैट इज फॉर वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इन रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो की जो रूट्स होती है, आइपोमिया बटाटा कहते हैं इसको, ये बॉटनिकल नेम है। प्लांट में एक चीज ध्यान रखना, कॉमन नेम के साथ साथ बॉटनिकल नेम भी आने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट प्लांट। स्वीट पोटैटो एंड इंडियन रेडवुड डलबर्जिया कहते हैं, ठीक है, इंडियन रेडवुड डलबर्जिया, हिंदी में उसको शीशम भी कहते हैं, शीशम की लकड़ी आती है, ठीक है। तो डलबर्जिया और आइपोमिया, इनके अंदर देखा गया है कि इनकी रूट में बर्ड्स होती हैं और इस बर्ड से नया प्लांट डेवलप कर देते हैं, ठीक है। तो कई बार इनके रूट से नए नए प्लांट निकल आते हैं और ये वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। अब ये एक्सेप्शनल केस है, मैंने आपको कहा कि हम जनरल बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में कई एक्सेप्शन और डिफरेंट फॉर्म्स मिलेंगे, उनको भी थोड़ा बहुत हमें कंसिडर करना रहेगा। अब हम ओरिजिन के बेस पर देखें कि कहाँ से ओरिजिन हुआ और कैसे स्प्रेड हुआ, क्या रहेगा। हम रूट के टाइप्स बना सकते हैं। रूट को हम दो टाइप में डिवाइड करेंगे। रूट कैन बी ऑफ टू टाइप, वन इज टैप रूट एंड अनदर वन इज एडवेंटिटियस रूट्स। टैप रूट, एडवेंटिटियस रूट्स, बड़ी सिंपल सा बेसिक डिफरेंस इनमें क्या है। जब कोई रूट एम्ब्रियो के रेडिकल से अराइज हो रही है तो वो टैप रूट है, समझ गए। एक्चुअली तो रूट वहीं से आती है, लेकिन कभी कभी प्लांट में बाद में जाकर अलग अलग पार्ट से भी रूट अराइज होती है, स्टेम से भी हो सकती है, लीफ से भी हो सकती है। अगर कभी कोई रूट रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी भी पार्ट से अराइज हो रही है तो फिर उस रूट को कहेंगे एडवेंटिटियस। ओरिजिन के बेस पर रेडिकल से अराइज हो टैप रूट, रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से रूट अराइज हो रही है एडवेंटिटियस। तो ओरिजिन के बेस पर ये दो टाइप हो गई, ठीक है। टैप रूट इट डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल एंड मेड अप ऑफ वन मेन ब्रांच एंड सम अदर ब्रांचेस। ये जो रूट होती है ये रेडिकल से अराइज होकर के एक मेन ब्रांच चलेगी, प्राइमरी रूट, और फिर उससे और ब्रांचेस निकलती जाएगी। जो रियल रूट है वो तो यही होती है। एडवेंटिटियस रूट्स क्या है, व्हेन रूट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम any part of plant, originated from any part of plant other than radical, radical को छोड़कर कहीं से भी arise, then these are known as adventitious roots. They may be underground, ये जमीन के अंदर भी हो सकती है और एरियल पोर्शन में भी हो सकती है, ये भी खास बात अभी बताएंगे, कुछ आएगी आगे। They may be underground और aerial and they are specific produced as per requirement. Adventitious roots एरियल पार्ट में हो सकती है, अंडरग्राउंड पार्ट में हो सकती है, कहीं से भी अराइज हो सकती है अदर देन रेडिकल, और ये जरूरत के हिसाब से होती है। अलग अलग प्लांट में अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और अलग अलग फंक्शंस के अकॉर्डिंग ये बनाई जा सकती है। तो ये स्पेसिफिक होती हैं और इनका जो है एज पर रिक्वायरमेंट ही इनका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ओरिजिन के बेस पे तो हमारी रूट दो तरह की होगी, टैप रूट एंड एडवेंटिटियस रूट, ओके। बाकी देखिए रूट, आप देखिए दो वर्ड सुनेंगे, एक तो रूट और एक रूट सिस्टम। रूट तो खैर हम पढ़ ही रहे हैं, जो रूट बेसिकली अंडरग्राउंड पोर्शन है ही, लेकिन रूट और रूट के साथ की उसकी ब्रांचेस वगैरह सब मिलाकर अगर बात करें तो रूट सिस्टम बोला जाता है। जब हम एक प्लांट की रूट ऑब्जर्व करते हैं, जब हम प्लांट को अनरूट करते हैं, उखाड़ते हैं, तो आप देखिए उसकी जो रूट नजर आती है उसके अंदर ब्रांचेस भी होती है, उसको रूट सिस्टम कहते हैं। अब रूट सिस्टम जिसमें रूट्स और उसकी ब्रांचेस आती हैं, ब्रांचेस किस तरह की हैं उसके अकॉर्डिंग भी हमें इसमें वेरिएशन मिलता है। ये तो ओरिजिन के बेस पे था, टैप रूट एंड एडवेंटिटियस रूट, ठीक है। अब ब्रांचेस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हम इसको रूट सिस्टम बोलेंगे, और रूट सिस्टम भी दो तरह के होते हैं। रूट सिस्टम में क्या है, रूट एंड इट्स ब्रांचेस इज नोन एज रूट सिस्टम। इसमें हम उसकी ब्रांचेस वगैरह हर चीज को इंक्लूड कर रहे हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, वन इज टैप रूट सिस्टम एंड अदर इज फाइब्रस रूट सिस्टम। टैप रूट, फाइब्रस रूट। टैप रूट तो जैसे मैंने आपको बताया कि रेडिकल से एक रूट अराइज हुई और फिर उसके बाद उसमें प्रॉपरली ब्रांच होने लग गई। तो आप जब प्लांट को देखोगे तो इस तरह से हो सकता है आपको एक तो मेन रूट नजर आए यूं, ठीक है, और फिर इससे जो है ऐसे ब्रांचेस भी निकलती जाएं।
तो ये तो आपको कई बार आपको प्लांट में दिखेगी। इनमें और भी ब्रांचेस हो सकती हैं इस तरह से आगे ऐसे, ठीक है। ये टैप रूट हो जाती है, जिसमें एक मेन रूट चलती जाएगी और ये फिर ये प्राइमरी रूट कह सकते हो, बाकी सेकेंडरी टर्शरी रूट होती है, ये टैप रूट होती है। प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट टैप रूट सिस्टम। और इस तरह का टैप रूट सिस्टम ध्यान रखिएगा डाइकोट प्लांट के फीचर है, डाइकोट में मिलता है। डाइकोट प्लांट बड़े होते हैं, ट्री वगैरह होते हैं, तो उनमें अच्छे से टैप रूट होती है जो बिल्कुल डीप अंदर तक जाएगी। ये रूट तो बिल्कुल नीचे तक चलती जाएगी और उसके अलावा इसकी सेकेंडरी ब्रांचेस भी रहेंगी, ठीक है। अब दूसरी आती है फाइबरस रूट। फाइबरस रूट्स नाम से ये छोटी छोटी पतली पतली फाइबर्स जैसी रूट, ये मोनोकोट में मिलती है। डाइकोट और मोनोकोट दो मेन पार्ट है। डाइकोट में ज्यादातर टैप रूट और मोनोकोट के अंदर फाइबरस रूट मिलती है। इसमें क्या होता है, जो रेडिकल से निकलने वाली टैप रूट है वो फिर आगे ज्यादा ग्रो नहीं करती और फिर बहुत सारी ब्रांचेस निकलती छोटी छोटी फाइबर्स की तरह, और वो ज्यादा डीप भी नहीं जाती। ये जो होती है ये बहुत डीप तक जाएंगी लेकिन वो सरफेस पे रहती, इसलिए आप मोनोकोट देखो जल्दी उखड़ जाते हैं। मोनोकोट में फाइबरस रूट होती है, आप घास उखाड़ के देखिएगा या और भी जो भी हैं, ठीक है। इन सम प्लांट्स मेनली मोनोकोट ग्रोथ ऑफ द टैप रूट स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम। टैप रूट तो ग्रो होना बंद कर देती है एंड रूट्स डेवलप्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच आर हाईली ब्रांच्ड एंड फाइबरस एंड फॉर्म्स एज फाइबरस रूट। तो ये क्या, टैप रूट तो बाद में नहीं रुकती। जैसे इसमें फाइबरस रूट अगर मैं बनाता हूं तो जैसे ये टैप रूट तो ये रुके, उसके बाद में इसमें न्यूमरस फाइबर्स निकलेंगे, पतली पतली बहुत सारी रूट्स होंगी और ये एक पूरा गुच्छा बना देती है, झुंड बन जाए। तो मेन रूट तो छोटी सी रहती है और फिर बहुत सारी फाइबरस रूट, जैसे आप ग्रास वगैरह में देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ओरिजिन के बेस पर तो रूट टू टाइप की हो गई, टैप रूट, एडवेंटिटियस रूट्स। रेडिकल से अराइज हो टैप रूट, कहीं और से अराइज हो एडवेंटिटियस, ये एक अलग चीज हो गया। रूट और इसकी ब्रांचेस को मिलाकर के अगर हम रूट सिस्टम की बात करें तो रूट सिस्टम भी दो तरह का दिखता है। जब हम पूरी रूट देखते हैं तो एक रूट सिस्टम तो ऐसा है जिसमें एक मेन रूट चलती है वही टैप रूट और उसकी फिर ब्रांचेस फैली रहती हैं बड़े बड़े ट्रीज में और डाइकोट में ज्यादातर यही मिलती हैं, उसको टैप रूट सिस्टम कहते हैं। और फाइबरस रूट में हम देखते हैं टैप रूट तो थोड़ी सी रुक जाती है बस यहाँ, और उसके बाद फिर बहुत सारी ब्रांचेस ही ब्रांचेस निकलती है फाइबर्स की तरफ, और वो ज्यादा डीप भी नहीं जाती, सुपरफिशियली रहती है। और इस तरह के पूरे झुंड को हम कहते हैं फाइबरस रूट, जो मोनोकोट होती है। हम इनके आपको डायग्राम भी दिखाते हैं, जो एनसीईआरटी की डायग्राम है, ये देखिए। अब इसमें देखिए क्लियर दिख रहा है, ये एक मेन रूट चल रही है और इससे ये ब्रांचेस निकल रही हैं, तो ये तो क्या है, टैप रूट। अब यहाँ देखिए एक ये घास उखाड़ रखी है और इसमें ये जो सारा बंच दिख रहा है, ये सारा का सारा जो है ये फाइबरस रूट्स है। जबकि आप टैप रूट को क्लियरली देखिए, ये एक ग्रो हो रही है और इसके साथ साथ में ये ब्रांचेस भी अराइज हो रही है इस तरह से, ठीक है। ये टैप रूट, फाइबरस रूट। एडवेंटिटियस रूट्स वैसे दिखा रखी कि अदर देन रेडिकल सर। अब जैसे देखो इस प्लांट में आप देखिए, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें देखिए ये स्टेम दिख रहा होगा आपको, और ये देखो यहाँ से स्टेम से छोटी छोटी रूट्स अराइज हो रही हैं, ये सारी, ये सब एडवेंटिटियस रूट्स जो कहीं से भी अराइज हो सकती है रेडिकल को छोड़कर। बाकी टैप रूट सिस्टम, फाइबर रूट सिस्टम, दो तरह का रूट सिस्टम। तो रूट के टाइप, रूट सिस्टम, उसके डिफरेंट टाइप, डाइकोट में कौन से रूट, मोनोकोट में कौन से रूट, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में हम आते हैं रूट के रीजन्स पर। थोड़ा सा रूट के पार्ट को जब हम और स्टडी करते हैं तो हमें रूट के अंदर शुरू से अगर हम देखें टिप से, मतलब जैसे ये इसकी बात कर ले, यहाँ से अगर हम देखें तो रूट का, अगर हम टिप से देखें कि रूट का पार्ट कैसे क्या रहता है, तो रूट के अलग अलग रीजन्स हैं। रूट के पार्ट्स थोड़े से स्टडी कर लें तो रीजन्स ऑफ रूट मॉर्फोलॉजिकली 4 डिस्टिंक्ट रीजन, हमें रूट में 4 डिस्टिंक्ट रीजन मिलेंगे। 4 डिस्टिंक्ट रीजन्स आर देयर। सबसे पहले रूट कैप होता है, उसके बाद मेरिस्टेमेटिक जोन है, फिर इलोंगेशन जोन और मैचुरेशन जोन है, ठीक है। एक्चुअली क्या है इसके अंदर, जब रूट होती है तो आप देखिएगा जब भी कोई जैसे टैप रूट वगैरह जो भी है, तो इस तरह से एक रूट है, ये तो टैप रूट जैसे रूट चल रही है। अब इसके अंदर क्या होता है, फिर आपको आगे यहां पर इस तरह से एक कैप लाइक स्ट्रक्चर और दिखेगा। ऐसे, ठीक है। तो ये जो होता है रूट कैप, हमेशा रूट की टिप पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ रहता है, ठीक है। और मैं अगर इसको एनसीईआरटी के भी डायग्राम में आपको दिखाऊं तो आप देखिए अगले पेज पर हमने ले रखा है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये देखो ये रूट कैप बना रखी पूरी, ये रूट कैप है,
ठीक है। रूट कैप की क्या खास बात रहती है, रूट कैप क्या है क्या नहीं है? इट इज अ टर्मिनल स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्ट द एपेक्स ऑफ रूट। रूट का जो टिप, जो रूट का जो एपेक्स होता है, ये इस एपेक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक थिक रूट कैप होता है। ये रूट कैप पॉजिटिव जियोट्रॉपिक सॉइल में आगे, सबसे आगे यही चलता है, और ये कई बार म्यूसिलेज और कुछ केमिकल भी रिलीज करता है, जिससे थोड़ा पेनिट्रेशन, सॉइल को पेनिट्रेट करने में भी हेल्प मिलती है। तो सबसे आगे का जो कैप लाइन स्ट्रक्चर है वो रूट कैप। अब इसके ठीक पीछे होता है मेरिस्टेमेटिक जोन। ये जो पार्ट है, यहां पर होती है एक्टिवली डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और ये लगातार डिवाइड करती रहती है। एक्टिवली डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, ठीक है। ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है बहुत थिन वॉल्ड होती है, फटाफट इसमें डिवीजन होता है, आर वेरी स्मॉल थिन वॉल्ड एंड दे डिवाइड रिपीटेडली एंड इंक्रीज द सेल नंबर। रूट की ग्रोथ कैसे होगी? तो रूट की ग्रोथ के लिए नई नई सेल चाहिएंगी, नई सेल यहां से अराइज होती है। ये मेरिस्टेमेटिक जोन होता है। अगर इसको अपन इसके डायग्राम में देखें यहां पर, तो ये देखिए रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी ये दिखा रखा। ये जो पूरा पार्ट है ये मेरिस्टेमेटिक जोन है, ठीक है। इसके अंदर जो सेल होती हैं, सेल कैसे डिवाइड होती है? जैसे ये सेल है, इसका डिवीजन हुआ, 2 सेल बनी। मेरिस्टेमेटिक सेल्स में क्या होता है, फटाफट माइटोसिस होता है, 1 सेल से 2 बनी। अब इसमें क्या रहता है, 1 सेल मेरिस्टेमेटिक रहेगी और 1 सेल जो है परमानेंट हो जाती है, दूसरी टिश्यू बनाने लग जाती है। मेरिस्टेमेटिक सेल बस कंटिन्यू डिवाइड करती रहेगी। जैसा इसमें फिर ये आगे 2 डिवाइड होगी ऐसे, फिर ये वाली सेल डिवाइड होगी ऐसे, यूं चलेगा। अब इसमें देखो ये वाली सेल तो फिर डिवाइड हो गई, ये नहीं हुई, तो ये जो सेल है, ये सेल, ये सेल, ये जो सेल है फिर ये रूट का परमानेंट पार्ट बनाती जा रही। मेरिस्टेमेटिक सेल जब डिवाइड होती है, माइटोसिस होता है, तो 1 से 2 सेल बनेंगी। 2 में से 1 सेल तो मेरिस्टेमेटिक रहेगी और 1 जो है वो दूसरे परमानेंट टिश्यू बनाने में लग जाती है। इस तरह से चलता है, और ये मेरिस्टेमेटिक सेल लगातार डिवाइड करेंगे, तभी तो रूट की ग्रोथ होती ही रहती है लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूअसली। मेरिस्टेमेटिक सेल्स बिल्कुल सिंपल थिन वॉल्ड सेल होती है और लगातार माइटोसिस करती है, डिवीजन करती है। मेरिस्टेमेटिक सेल के पीछे होता है इलोंगेशन। अब देखिए यहां जो सेल डिवाइड हो रही है, अब ये आगे की ये जो पूरा पार्ट है, इसकी जो सेल होती है ये डिवाइड नहीं करेगी। मेरिस्टेमेटिक सेल ने जो नई सेल बनाई है वो इस रीजन में है, यहां से डिवाइड होती जा रही थी, पीछे इकट्ठी होती जाएंगी। तो ये जो सेल्स होती हैं ये डिवाइड नहीं करती हैं, बिल्कुल न्यूली फॉर्म्ड सेल है। अब ये ग्रो करके इलोंगेट करती, साइज में बड़ी होती, तो इससे रूट की भी ग्रोथ होती है। तो इलोंगेशन रीजन इसलिए करेंगे, यहाँ की सेल साइज में एनलार्ज होती है, इलोंगेट होती है, डिवाइड नहीं करती। ये वही सेल है जो मेरिस्टेमेटिक सेल से बनी है। दीज सेल्स आर प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक जोन, मतलब उसके आगे होती हैं ये, ठीक है। एंड अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड ग्रोथ। देखिए ग्रोथ 2 तरह से होती है, सेल के नंबर बढ़ाने से भी होती है और सेल को इलोंगेट करने से भी। तो सेल के नंबर तो यहाँ बढ़ रहे हैं, इससे जो नई नई सेल आ रही है वो छोटी छोटी होती हैं, अब वो ग्रो करती है और फिर बड़ी होती है। जब सेल एनलार्ज होती है सारी, तो ये रीजन अपने आप बढ़ेगा, रूट की भी ग्रोथ होगी, तो अच्छा खासा ग्रोथ होती। जोन ऑफ इलोंगेशन भी कह देते हैं कई बार इसको। जैसे अगर हम इसके इस तरह के डायग्राम में देखें तो ये रहा पूरा जोन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ की सेल जो है डिवाइड ना करके ये पूरा जो है ये जोन ऑफ इलोंगेशन कहलाता है। ये एनलार्ज होती है, एक्सपांड होती है, जिससे रूट की भी ग्रोथ होगी, ठीक है। उसके बाद में अगला जो रीजन है, 4th रीजन, मैचुरेशन जोन। अब उसके बाद ये सेल जितनी एनलार्ज होनी है एनलार्ज हो गई, अब ये परमानेंट हो जाती है, इसी को कहते हैं मैचुरेशन। अब इनसे फिर रूट हेयर निकल आते हैं, कुछ लोग इसको रूट हेयर जोन भी कह देते हैं। तो अब ये जो है यहाँ पर ये इलोंगेशन जोन से आगे का रीजन होता है, ये वाला जो पूरा पार्ट है ये इलोंगेशन, ठीक है। सो मैचुरेशन जोन है एंड इट इज डिफरेंशिएटेड एंड मैच्योर, ये बिल्कुल डिफरेंशिएटेड होता है, अब इसमें चेंज नहीं होगा। और यहीं से आपको बहुत सारे रूट हेयर निकले हुए दिखाई देंगे इस तरह से, और यहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है, रूट हेयर ही एब्जॉर्ब करते हैं वाटर वगैरह। जो आप इसको आपके इस डायग्राम में देखो तो ये देखो बहुत सारे, ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये रूट हेयर रीजन है। ये मैचुरेशन जोन भी है, रूट हेयर जोन भी, इससे रूट हेयर निकल रहे हैं, और रूट हेयर वही यूनिसेलुलर हेयर से। तो यहाँ से सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा वाटर मिनरल्स का। ये आगे का पार्ट ग्रोथ वगैरह के लिए। रूट कैप एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है। अब देखो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है इसका प्रोटेक्शन ही कर रहा है एक तरह से रूट कैप। मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड होती जा रही है, नई नई सेल्स बना रही है, ठीक है। हर सेल 2 सेल बनाएगी, जिसमें से एक मेरिस्टेमेटिक रहेगी, एक परमानेंट। ये परमानेंट सेल अब पीछे जो इकट्ठी होती जाएंगी, अब ये फिर एनलार्ज और एक्सपांड होती है, जोन ऑफ इलोंगेशन बनता है इससे, तो इससे ग्रोथ होती है। फिर ये परमानेंट होती जाती है और फिर रूट हेयर बनते जाते हैं, इस तरह से रूट हेयर जोन भी आ जाता है, मैचुरेशन जोन। तो ये रूट के डिफरेंट पार्ट्स है। उसके बाद पीछे पूरा ये मैचुरेशन पार्ट ही रहता है लास्ट तक,
ठीक है, 4 हिस्से हो गए, रूट कैप रीजन, मेरिस्टेमेटिक जोन, जोन ऑफ इलोंगेशन एंड मैचुरेशन रीजन, ये 4 हिस्से होते हैं। इस तरह से पूरा रूट के डिफरेंट रीजन्स हमें ध्यान रखने कि क्या क्या पार्ट्स हमें मॉर्फोलॉजिकली दिख सकते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकली 4 हिस्से हो सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने रूट्स के बारे में आपको जनरल चीजें बताई। अब हम आते हैं रूट के मॉडिफिकेशन पर। अभी तक जो हमने बात करी ये जनरल रूट के टाइप्स, रूट सिस्टम, उसके क्या क्या जोन है, सारी चीजें। हमने ये देखा है कि और भी डिफरेंट कई फंक्शंस के लिए रूट के अलग अलग प्लांट में रूट मॉडिफाई हो जाती है। प्लांट में और मॉर्फोलॉजी में एक चीज ध्यान रखिएगा, मॉडिफिकेशंस खूब मिलते हैं, स्टेम के भी, रूट के भी, लीफ के भी, सबके। ये मॉडिफिकेशन हर प्लांट में नहीं होते, कोई मॉडिफिकेशन किसी प्लांट में, कोई मॉडिफिकेशन किसी प्लांट में। और ये जो प्लांट में मॉडिफिकेशन होते हैं ये प्लांट अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करता है, ठीक है। तो अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरह के मॉडिफिकेशन है। कुछ मेन मॉडिफिकेशन और उनके एक एक दो एग्जांपल्स हमें ध्यान रखने हैं कि रूट किस पर्पस से मॉडिफाई हो गई। मॉडिफाई होने का मतलब रूट अपने मेन काम के अलावा कुछ और काम करने लगे। तो ऐसे कुछ मॉडिफिकेशंस मिलते हैं, ठीक है। अब हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, पहले टैप रूट के मॉडिफिकेशन और फिर एडवेंटिटियस रूट के। जो रेडिकल से बनने वाली टैप रूट है वो भी मॉडिफाई दिखी हमें बहुत सारे प्लांट्स में, और जो एडवेंटिटियस रूट्स है उसमें भी मॉडिफिकेशन है। तो इसके 2 अलग अलग हिस्से कर लें और किस किस पर्पस से मॉडिफिकेशन हुआ है और कौन कौन से हैं। सबसे पहले मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट लेते हैं, ठीक है। और उसमें भी पहला फ्लैशी टैप रूट फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। अब हमने देखा है कि फ्रूट बहुत सारे प्लांट के अंदर फूड स्टोरेज के लिए रूट का यूज होता है। प्लांट अपने रिजर्व फूड को रूट में स्टोर कर लेता है। रूट में जब फूड स्टोर होता है तो रूट फ्लैशी हो जाती है, थोड़ी थिक हो जाती है, और उसमें रिजर्व फूड रहता है जो प्लांट अपने अनफेवरेबल कंडीशन में यूज करने के लिए रखता है, ठीक है। तो ये सबसे पहला एप्लीकेशन किस मॉडिफिकेशन किस पर्पस से, फूड स्टोरेज के लिए। अब फूड स्टोरेज होता है जब टैप रूट में, तो अलग अलग शेप बनते हैं, अलग अलग शेप बनते हैं। जैसे सबसे पहले कॉनिकल रूट्स। अब केवल शेप के बेस में कॉनिकल रूट, सभी एक ही पर्पस से, फूड स्टोरेज। कॉनिकल रूट जो होती हैं दे आर थिकर एट देयर अपर साइड एंड टेपरिंग एट द बेस। कॉनिकल शेप की होती है, जैसे अगर आपने कैरेट देखी हो, जैसे ये ऊपर से थिक होती है और फिर ये इस तरह से ये बिल्कुल कॉनिकल शेप की रूट बनती हैं और यहाँ ऊपर इसके लीफ लगी रहती है। जो कैरेट है, कैरेट आपको बिल्कुल इसी तरह की नजर आएगी, ठीक है। तो कैरेट कॉनिकल शेप बनता है, इसका शेप के अकॉर्डिंग नाम है और कुछ भी नहीं। फिर एक है फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म का मतलब है स्पिंडल शेप। वो क्या होता है, बीच में से थिक होती है और दोनों किनारों से टेपरिंग होती है। दे आर थिकर इन द मिडल एंड टेपर्ड ऑन बोथ एंड्स। जैसे आपने मूली देखी हो, रेडिश जो होती है, रेडिश में थोड़ा सा अलग पार्ट है, वो स्पिंडल लाइक इस तरह का शेप बनता है इसका। हो सकता है आपको लगेगा हमें तो रेडिश भी कॉनिकल लगती, बट ऐसा नहीं है, थोड़ा सा वो स्पिंडल शेप की होती है और फिर ये बाकी ऊपर इनके लीफ वगैरह लगी रहती हैं। ये रेडिश वाला जो पार्ट है ये होती है स्पिंडल शेप, ठीक है, फ्यूजिफॉर्म। तो कॉनिकल कॉन शेप की, फ्यूजिफॉर्म स्पिंडल शेप की। फिर एक आता है नेफीफॉर्म, इनके नाम ध्यान रखना। अब यही आपको टाइप्स और एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं और ये थोड़ा बार बार पढ़ोगे रिपीटेटिवली चार्ट बना के तब याद हो। नेफीफॉर्म क्या होता है, ये रूट क्या होता है, एकदम बहुत स्वॉलन होती है बिल्कुल, फिर बाद में एकदम टेपर हो जाती है। मतलब ऊपर से तो बहुत ब्रॉड हो रहती हैं और काफी स्वॉलन सा बेस बन गया और फिर ये बाद में एकदम से ऐसे टेपरिंग हो जाती है। ये इस तरह की रूट, ठीक है। दे बिकम स्वॉलन एंड स्फेरिकल एट द अपर एंड, स्वॉलन और स्फेरिकल एट द अपर एंड एंड टेपर्ड लाइक थ्रेड, बिल्कुल बाद में जाके थ्रेड की तरह टेपरिंग हो जाती है, ठीक है। जैसे कि टर्निप होता है, ठीक है, शुगर बीट होती है, शुगर बीट होती है, शुगर बीट तो सभी जानते हैं। आप शुगर बीट को देखिएगा, ऊपर से बड़ा राउंड सा थिक रहता है और बाद में नीचे पूंछ जैसी दिखाई देती। शलजम जो आता है, शुगर बीट, चुकंदर जो होते हैं, ये जो है टर्निप जो है इसको शलजम कहते हैं, ब्रेसिका रेपा इसका नाम है बॉटनिकल नेम, और शुगर बीट हम जानते हैं चुकंदर कहते हैं, ये इसी तरह का। तो इन तीनों में देखिए फूड रिस्टोर हो रहा, बस इनके शेप अलग अलग, कोई कॉनिकल शेप, कोई फ्यूजिफॉर्म स्पिंडल शेप, कोई नेफीफॉर्म जो इस तरह का ब्रॉड। इसके डायग्राम आपको, और अगर डायग्राम देखें तो और भी डायग्राम आपको देखो इस तरह से दिखा सकते हैं। ये जो है कॉनिकल ये रूट है, ये कैरेट की रूट दिख रही है आपको, ये स्पिंडल शेप, ये जो है रेडिश है, ये टर्निप दिख रहा है आपको नेफीफॉर्म वाला इसी तरह का। फिर एक और होती है ट्यूबरस रूट। ट्यूबर जो होता है, ट्यूबरस रूट में कोई फिक्स शेप नहीं होता, बड़ा लार्ज एक इरेगुलर सा शेप बन जाता है, ठीक है। दे डू नॉट हैव रेगुलर शेप एंड गेट स्वॉलन एंड फ्लैशी, जैसे मिराबिलीज के अंदर होता है, पोटेटो नहीं,
ये रूट हो रहा है, पोटैटो की बात अभी नहीं होगी। ट्यूबर कहते हैं, हमारे दिमाग में पोटैटो आता है। ये देखो, ये ट्यूबरस रूट है। इस तरह से इर्रेगुलर शेप की रूट्स बन सकती, कोई भी शेप आ सकता है, कोई फिक्स शेप नहीं है ट्यूबरस रूट। तो ये जो 4 टाइप बताया आपको, ये थे फूड स्टोर करने के लिए। टैप रूट का पहला मॉडिफिकेशन फूड स्टोरेज के लिए कॉनिकल, फ्यूजिफॉर्म, नेफिफॉर्म एंड ट्यूबरस, शेप के अकॉर्डिंग अलग अलग। कॉनिकल कैरेट में, फ्यूजिफॉर्म रेडिश में, नेफिफॉर्म जो है ये टर्निप में, शुगर बीट में, और ट्यूबरस मिराबिलिस में। एक एक एग्जांपल बस, ठीक है। उसके बाद ये तो था सारा सारा किसके लिए, रिजर्व फूड स्टोर करने के। अब टैप रूट का ही दूसरा मॉडिफिकेशन, एंड दैट इज नोडुलेटेड रूट। ये नॉर्मल टैप रूट होती है, बस इसमें आपको जगह जगह नोड्यूल दिखेंगे। अब ये चीज तो आपने और भी जगह पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी में भी आता है। जितने लेग्यूमिनस प्लांट हैं, दालें जिसको कहते हैं, उनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रूट में रहता है, वो नोड्यूल बनाता है और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो नॉर्मल टैप रूट में ही यहाँ पर राइजोबियम बैक्टीरिया के नोड्यूल्स मिलेंगे, इसको नोडुलेटेड रूट कहेंगे। ये देखो यहाँ भी दिखा रखी है। जैसे नॉर्मल जो हमारी टैप रूट होती है, इसी टैप रूट, और ये मान लीजिए इसकी जैसे ब्रांचेज हैं, ठीक है, ये ब्रांचेज हो गई। अब इसके अंदर नोड्यूल्स आपको दिख सकते हैं, इसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया के इस तरह के नोड्यूल्स बने हुए दिखेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी पर, सब पर। ये नोडुलेटेड रूट हो गई ऐसे। वही डायग्राम यहाँ दिख रहा है, ये भी वही नोडुलेटेड रूट दिख गई। तो रूट नोड्यूल्स होते हैं। नोड्यूल में कौन है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और ये सॉइल को भी फर्टाइल करता है और प्लांट के लिए भी बड़ा यूजफुल होता है। तो जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट, मैंने जैसा कहा, जो मटर और जो ये दालें होती हैं इस फैमिली में, इसको लेग्यूमिनेसी फैमिली कहते हैं। फैबेसी इसका नाम होता है, इस फैमिली का एक्चुअल नेम। पी प्लांट इसी में आता है, और भी जितनी पल्सेस होती हैं उनमें सब में पी हो सकता है। दूसरी जो भी पल्सेस हैं ये भी इसी फैमिली में आती है, इनमें नोड्यूलेटेड रूट होती है। ओके, सो एक तो रिजर्व फूड स्टोर करने के लिए मॉडिफिकेशन हुए 3-4 तरह के। ये हुआ नाइट्रोजन फिक्सेशन का मॉडिफिकेशन है, नोड्यूल बन गए रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया के। इसके अलावा एक और मॉडिफिकेशन देखें तो एक और आती है रेस्पिरेटरी रूट। दिस इज वेरी स्पेशल मॉडिफिकेशन, और ये कुछ ही प्लांट्स में दिखता है। रेस्पिरेटरी रूट मतलब रूट रेस्पिरेशन के लिए। प्लांट को ऐसी कहाँ दिक्कत आ गई? एक्चुअली क्या होता है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो स्वाम्पी एरिया में, मार्शी एरिया में ग्रो होते हैं। मैंग्रोव वगैरह इस तरह के कई सारे प्लांट हैं जो क्या दलदल होता है एक तरह से, ठीक है, और वो मार्शी दलदल सा होता है। तो ऐसी जो सॉइल होती है उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है। अब रूट उसके अंदर ग्रो करती है तो बड़ी प्रॉब्लम है ऑक्सीजन। देखो रूट को भी तो रेस्पिरेशन करना पड़ेगा ना, ऑक्सीजन तो उसको भी चाहिए। अब उस मार्शी स्वाम्पी एरिया में क्या होता है, सॉइल के अंदर रूट ऑक्सीजन की बड़ी दिक्कत होती है। तो रूट ऑक्सीजन लेने के लिए, अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए और रेस्पिरेशन के लिए, रूट की कुछ ब्रांचेस क्या होती है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक हो जाती है। रूट कैसी है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक जो टुवर्ड्स द सॉइल ग्रो करती है, एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिक अवे फ्रॉम लाइट होती है, ये उल्टी हो जाती है। कुछ रूट्स होती है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मतलब टुवर्ड्स द लाइट, और नेगेटिव जियोट्रॉपिक अवे फ्रॉम द सॉइल, और ये बाहर निकल जाती है, बिल्कुल प्लांट के ट्री के आसपास ही आपको बाहर निकली हुई दिखेंगी। और इनमें पोर्स होते हैं, और इन पोर के थ्रू वो एयर लेती है, और वो एयर इनके रेस्पिरेशन में काम आती है। ये टैप रूट का ही मॉडिफिकेशन है, और ये बहुत बार पूछा जाता है। इन रूट को न्यूमेटोफोर भी कहते हैं, रेस्पिरेटरी रूट्स रहती है, ठीक है। इन हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स वो होते हैं जो साल्टी, जो दलदल होता है मार्शी एरिया में ग्रो होते हैं, हेलोफाइट्स। और मैंग्रोव प्लांट, उस मार्शी एरिया की पूरी वेजिटेशन को मैंग्रोव कहते हैं। समुद्र के किनारे मिल जाते हैं, ये जो दलदल सा एरिया होता है वहां पर, ठीक है। दे ग्रो इन ऑक्सीजन डेफिशिएंट मार्शी एरिया, ये ऑक्सीजन डेफिशिएंट होता है हमेशा। तो इससे क्या होगा, सम ब्रांच ऑफ टैप रूट बिकम्स नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड ग्रो वर्टिकली एंड कम्स आउट ऑफ द सॉइल टू ऑब्टेन प्रॉपर ऑक्सीजन, ठीक है। ये देखो एक फोटोग्राफ में दिख रहा है, ये देखो ये स्टेम रूट दिख रहा है मैंग्रोव प्लांट का, और इसके पास में देखो बहुत सारी छोटी छोटी ये अंदर से निकल रही रूट्स, ये दिखा रखी, ये ऐसे ऊपर आ गई, ठीक है। तो ये इस तरह से ऊपर आ जाती हैं, ये रूट्स नेगेटिव जियोट्रॉपिक होकर के बाहर निकल आती हैं। इन रूट्स को हम कहते हैं न्यूमेटोफोर्स, और ये नाम आप अच्छी तरह से ध्यान रखना, न्यूमेटोफोर्स इन रेस्पिरेटरी रूट्स का ही नाम है एक्चुअली, ठीक है। एंड इससे एयर एंटर करती है, इसमें पोर्स भी रहते हैं थोड़े थोड़े से, ठीक है। प्लांट का एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, राइजोफोरा, सोनेरिटिया एंड कुछ अदर मैंग्रोव प्लांट। कई बार तो मैंग्रोव के नाम से आता है,
कि मैंग्रोव प्लांट में जो रूट नेगेटिव जियोट्रॉपिक होकर के बाहर आ जाती है वो कौन सी हैं? वो न्यूमेटोफोर होती हैं। जैसे ये तो मान लीजिए प्लांट का मेन ट्री हो गया, ठीक है, ये तो पूरा प्लांट हो गया। अब आप देखो इस प्लांट के आसपास ही आपको कुछ ऐसे रूट्स निकलती हुई दिखाई देंगी, इस तरह से यूं। ये देखिए ये रूट सॉइल में से निकल रही, इस मेन पार्ट के पास में ये जो रूट्स दिख रही हैं ये सारी की सारी रूट्स आपको न्यूमेटोफोर नजर आएंगी। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक बाहर आती है तो रेस्पिरेशन के लिए आती, इनको रेस्पिरेटरी रूट या न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है। राइजोफोरा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। मैंग्रोव प्लांट्स तो कह ही सकते हो, जनरली सारे मैंग्रोव होते हैं, इनमें मिलती है। तो ये मैंने आपको टैप रूट के मॉडिफिकेशन बताए, कौन कौन से? फूड स्टोरेज के लिए, जिसमें 3-4 शेप हैं, कॉनिकल, फ्यूजिफॉर्म, नेफिफॉर्म, ट्यूबरस। फिर एक नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नोडुलेटेड रूट, और उसके बाद में ये रेस्पिरेटरी रूट, ठीक है। तो ये तो सारे टैप रूट के मॉडिफिकेशन हो गए। उसके बाद है मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिटियस रूट्स। अलग अलग तरह के एडवेंटिटियस रूट्स होती हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिटियस रूट्स, ठीक है। इसमें भी आप देखो सबसे पहले हमने क्या लिया? स्टोरेज के लिए। तो इसमें भी अब एडवेंटिटियस रूट भी फूड स्टोर करती है और टैप रूट भी करती हैं। दोनों दिखती भी एक जैसी हैं कई बार तो, लेकिन इनमें ओरिजिन का फर्क है, वो रेडिकल से हुई है, ये किसी और पार्ट से। अब इसमें भी ट्यूबरकुलेटेड या इसको ट्यूबरस रूट भी कहते हैं, ये ट्यूबर होते हैं। दीज रूट्स स्टोर फूड एंड बिकम लार्ज एंड इरेगुलर। ये बिल्कुल जैसे एक नॉर्मली जो ट्यूबर होता है बिल्कुल वही ट्यूबर ही है, ये ट्यूबरकुलेटेड भी कह सकते हैं, ट्यूबरस रूट्स होती हैं। ये आइपोम या बटाटा जो स्वीट पोटैटो हमने कहा था वो होता है, शकरकंद कहते हैं इसको, स्वीट पोटैटो, आइपोम या बटाटा, ठीक है। तो ये ट्यूबरकुलेटेड रूट होती है, एक तो ट्यूबरस रूट है, मतलब ट्यूबरस रूट टैप रूट भी है और एडवेंटिटियस भी, दोनों में ट्यूबर बन जाता फूड स्टोर होकर के। और देखिए एक होता है फेसिकुलेटेड रूट, ठीक है। इसमें क्या होता है? ट्यूबरस रूट में तो एक बड़ा सा ट्यूबर बन रहा है, फेसिकुलेटेड में छोटे छोटे बहुत सारे ट्यूबर बंच में लगे होते हैं। जैसे मान लीजिए ये रूट है, ठीक है, और इस तरह से फिर बहुत सारे ट्यूबर्स आपको बंच में लगे हुए नजर आएंगे। तो छोटे छोटे ट्यूबर्स बंच में होंगे तो उसको हम कहते हैं फेसिकुलेटेड रूट, जो कि हमें डहलिया और एस्परगिलस में मिलते हैं, ठीक है। इनके आपको एक्चुअल डायग्राम भी देखना है तो हम साथ साथ में देख सकते हैं। ये देखिए ये ट्यूबरस रूट है, इस तरह की दिखती है। ये बंच में बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूबर्स हैं तो ये कहलाती है फेसिकुलेटेड रूट, समझ गए। केवल आप देखो इनमें शेप का ही डिफरेंस है, जैसे टैप रूट में भी था ना कॉनिकल, फ्यूजिफॉर्म, नेफिफॉर्म, ऐसे यहाँ भी अलग अलग शेप की बनती है। सबका पर्पज एक ही है, रिजर्व फूड स्टोर करना। फेसिकुलेटेड के बाद नोडुलस रूट। नोडुलस के अंदर क्या होता है? रूट की जो टिप्स होती हैं, जैसे ये रूट्स है मान लीजिए, तो रूट्स के टिप जाकर के फूल जाती हैं इस तरह से, टिप में जाकर के ये स्वॉलन एंड हो जाते हैं, ठीक है। इन दिस टिप ऑफ रूट स्वेल्स अप, टिप बड़ी बड़ी फूल जाती हैं और ये नोडुलस लाइक रूट बनती है। वो नोडुलेटेड रूट थी वहां, वो अलग चीज थी। वो टैप रूट में नोडुलेटेड रूट, वो राइजोबियम के है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नोडुलस रूट है। ये थोड़े कंफ्यूजन है, इसलिए इसको ढंग से तैयार रखिएगा, थोड़ा डिफरेंस करेंगे। ये जो होता है मेलिटियस और कुरकुमा अमाडा, ये कुछ प्लांट है जिनके अंदर इस तरह की रूट मिलती है नोडुलस। इसका भी आप डायग्राम देखिए तो ये इस तरह से नोडुलस रूट यहाँ दिख रही, देखो ये नोड्यूल्स बना रखे हैं इस तरह के नोड्यूलेट। लेकिन ये जो नोड्यूल है ये रिजर्व फूड वाले हैं, ये राइजोबियम वाले नहीं है, ध्यान रखना। ये नोडुलेटेड होती हैं, ठीक है, टिप्स पे जाकर के स्वेलन हो जाते हैं। उसके बाद है बीडेड और मोनिलिफॉर्म, ये बड़ी अजीब सी रूट दिखाई देती है। मोनिलिफॉर्म बीडेड, बीडेड का मतलब है धागे में मोती पिरो रखे, बीड्स मींस मोती होते हैं। इसके अंदर क्या होता है? रूट जो होती है वो बीच बीच में ऐसे स्वेलन हो जाती है, ऐसे जैसे कि मोती पिरो रखे। ये देखो ये दिख रही, ये बीड्स दिख रहे हैं, इस तरह से स्वेलन हो जाती है। मोनिलिफॉर्म भी कहते हैं, बीडेड रूट कहते हैं। ये जो है आपको विटिस में मिलती हैं, विटिस विनिफेरा, ठीक है। ग्रेप्स कहते हैं जिसको, मोमोर्डिका, बिटर गार्ड, करेला कहते हैं, मोमोर्डिका, विटिस, पोर्चुलेका। इन प्लांट्स के अंदर इस तरह से बीच बीच में रेगुलर इंटरवल पर आपको बीड्स मिलेंगे और यहाँ ये रूट रिजर्व फूड के लिए स्वेल हो जाती है। सब के सब फूड रिजर्व करने के लिए ही है। और ऐसे एक और है एनुलेटेड। एनुलेटेड के अंदर क्या, डिस्क शेप की रिंग बनती है इस तरह से। देखो ये डिस्क बन रही है, ये ऐसे, ये एक, फिर ये दूसरी, फिर ये तीसरी, पूरी रूट आपको ऐसा लगेगा ऐसे डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर से बनी हुई। और ये इस तरह से रेगुलर इंटरवल में ये दिख रही है। ये सारे के सारे इसी तरह का डायग्राम एनुलेटेड कहते हैं, ठीक है। दे हैव सीरीज ऑफ रिंग्स ऑफ स्वेलिंग्स, डिस्क लाइक स्वेलिंग।
ये होती है एनुलेटेड रूट जो साइकॉर्टिया में मिलती है। ठीक है, तो एडवेंटिटियस रूट्स के आपको ये 4-5 एग्जांपल बताए रिजर्व फूड के। टैप रूट में भी रिजर्व फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन है, एडवेंटिटियस में भी है, और शेप के अकॉर्डिंग इनके नाम है। वहां पर कॉनिकल, फ्यूजिफॉर्म, नेफिफॉर्म और ट्यूबरस थे 4। यहां पर कौन से हो गए देखो, यहां पर ट्यूबरस तो है ही है, ट्यूबरकुलेटेड और ट्यूबरस, इसके अलावा फेसिकुलेटेड, नोडुलस, ठीक है, इसके अलावा मोनिलीफॉर्म, बीडेड फॉर्म जिसको कहते हैं, और एनुलेटेड। यहां भी 4-5 टाइप के ये स्टोरेज के लिए अलग अलग टाइप के। मतलब स्टोर में क्या होता है, फूड जब स्टोर होता है तो रूट फूल जाती, स्वेलिंग हो जाती। अब वो शेप कैसे कैसे बनते हैं, उन्हीं के ये अलग अलग टाइप्स। तो ये तो फूड स्टोरेज के लिए हो गया एडवेंटिटियस रूट का मॉडिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद में कुछ और स्पेशल रूट से देखिए। अब ये पूछी भी काफी जाती है। एक होती है स्टिल्ट रूट या इसे ब्रेस रूट भी कहते हैं। ये आपको मिलेंगे मक्का में, शुगर केन में। मक्का में आपने शुगर केन, गन्ना देखा हो तो गन्ने में कई बार, गन्ने में आप देखो बिल्कुल जो स्टेम होता है ना, इस तरह का बिल्कुल जॉइंटेड स्टेम होता है, आपको क्लियरली नोड्स दिखेंगे ऐसे। ठीक है, इस तरह से इसमें नोड्स होते हैं। ठीक है, अब फिर आप देखिएगा जो लोअर नोड्स होते हैं, जो नीचे के जो नोड्स होंगे, उनके यहां से आपको कुछ रूट्स निकलती हुई दिखेंगे ऐसे, और ये सीधी ग्राउंड में जाती हैं ऐसे नोड से। ये जो रूट्स होती हैं ऐसे, जो लोअर नोड्स होते हैं वहां से रूट्स निकलती हैं और वो ग्राउंड में चली जाती है। ये स्टेम को फिक्स करने में, सीधा खड़ा रखने में हेल्प करती है, सपोर्ट के लिए होती है। इनको स्टिल्ट रूट कहते हैं। ठीक है, ये पूछी भी जाती है स्टिल्ट रूट। दीज रूट अराइजेस फ्रॉम लोअर नोड्स एंड एंटर इन द सॉइल ऑब्लिकली। ये स्टेम को थोड़ा सा और सपोर्ट देते हैं, सीधा खड़ा रखने में हेल्प करेंगे। ये मेज में, शुगर केन में, पेंडस में, स्क्रूपाइन जो है इनमें मिलते हैं। मेज और शुगर केन अच्छी तरह से ध्यान रखिए, ये स्टिल्ट रूट होते हैं। और ये बहुत बार मिल जाए आपको। शुगर केन देखिए, कहीं गन्ने के जूस वाले वहाँ गन्ने पड़े होंगे, अगर उसका लोअर पार्ट देखोगे तो वहां से कुछ जैसे हार्ड स्ट्रक्चर, ये बाकायदा हार्ड हो जाती, ऐसी हार्ड स्ट्रक्चर निकले हुए दिखेंगे। ये रूट होती जो प्लांट को खड़ा रखने में हेल्प करती है, ये होती स्टिल्ट रूट। फिर एक ऐसा होती है बटरस रूट। बटरस रूट जो होती हैं, ये बटरस रूट आपको कुछ प्लांट में दिखाई देंगी। इनमें क्या होता है, जैसे ये मेन स्टेम में बड़ा ट्री होते हैं ये, ठीक है, ये मेन स्टेम है, ये सॉइल में ये ट्री जा रहा है। अब ये जब सॉइल में अंदर जाते हैं तो यहां पर ये बहुत सारी ब्रांच में ऐसे ऐसे डिवाइड हो जाते हैं। आप देखोगे जब वो मेन स्टेम, जब रूट सॉइल में जा रहा है तो वहां जाने से पहले आपको कई सारी ब्रांच में डिवाइडेड होता हुआ दिखेगा। बहुत सारे ट्री में आप देख सकते हो कि वो स्टेम जमीन में अंदर जाने से पहले कई सारी चीजों में डिवाइड हो जाता है, कई सारे ब्रांचेज में। उससे क्या है, उसका थोड़ा सपोर्ट अच्छा हो जाता है। ये होती हैं बिल्कुल ऐसे फ्लैट और ब्रांचेज होती हैं जो ग्राउंड में जाती हैं इसकी। सच रूट अपीयर्स फ्रॉम द बेसल पार्ट ऑफ द स्टेम एंड स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शन इन सॉइल। इससे क्या है, इसका थोड़ा सपोर्ट अच्छा हो जाता है। इसको बटरस रूट कहते हैं। फाइकस में, ठीक है, बॉम्बैक्स, टर्मिनेलिया, इस तरह के प्लांट। फाइकस मतलब बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, फाइकस कहते हैं। उनमें आप देखोगे स्टेम जो होता है आपको बहुत बार नीचे ब्रांचेस में बटा हुआ मिलेगा, जमीन में अंदर जाने से पहले। ये बटरस रूट होती है, ठीक है। और फाइकस की बात करी तो एक और रूट है और वो भी बहुत बार पूछी जाती है, वो है प्रॉप रूट और पिलर रूट्स। स्टिल्ट रूट और इन दोनों पर तो क्वेश्चन भी खूब आए हैं। आप देखो बरगद का पेड़, पीपल के पेड़ में आप देखो स्टेम के ऊपर से कुछ इस तरह से लंबी लंबी रूट्स निकली रहती है। कई बार आप उसको पकड़ के झूल सकते हैं। ये एरियल पार्ट से निकली है और नीचे जा रही है, और ये नीचे आते आते बिल्कुल जमीन में चली जाती है और फिर ये थिक हो जाती है, बिल्कुल पिलर की तरह। बरगद और पीपल के जो पेड़ होते हैं वो कई सालों तक जिंदा रहते हैं, 200 साल, 500 साल, और वो सब फैलते जाते हैं और अपने इन्हीं रूट्स के सहारे सहारे सपोर्ट चलता है। कोलकाता में ग्रेट इंडियन बनियन ट्री है एक, जो 200-300 साल पुराना है, और वो इतना फैला हुआ कि पूरे स्टेडियम में आ जाता है। इतना बड़ा उसका एरिया है कि एक स्टेडियम बन जाए। उसका मेन स्टेम तो कब का खत्म हो गया, और उसके जो ये प्रॉप रूट्स हैं इसी के सहारे वो आज भी चल रहा है। तो ये जो होती है प्रॉप रूट्स, पिलर रूट्स, दीज आर द रूट्स अराइजेस फ्रॉम ब्रांचेस ऑफ द प्लांट एंड ग्रो डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सॉइल। अंदर जाते हैं एंड सपोर्टिंग स्टेम, ठीक है, प्लांट के लिए। इसको हम बनियन ट्री कहते हैं, सॉरी इनको प्रॉप रूट कहते हैं, जो बनियन ट्री में मिलती हैं। इसी तरह से पीपल में मिल सकती हैं, बनियन ट्री, पीपल का जो ट्री होता है, ठीक है। बनियन ट्री, इसका जो बॉटनिकल नेम होता है फाइकस कहते हैं इसको, फाइकस बंगालेंसिस, फाइकस बंगालेंसिस। पीपल जो होता है ये भी फाइकस ही होता है, फाइकस रिलीगोसा,
थोड़ा सा पीपल की पूजा वूजा की जाती, रिलीजियस होता है, इसलिए इसका स्पीशीज रिलीगोसा बना दी। और ये देखो, ये एक डायग्राम दिखा रखा पीपल का पेड़, सॉरी बनियन ट्री है। और देखो ये जो इस तरह से रूट्स आ रही हैं, ये जो नीचे जा रही है, ये सब के सब प्रॉप रूट्स, पिलर रूट्स और प्रॉप रूट्स कहते हैं। ये तो खूब देखी होगी आपने, बनियन ट्री में इनमें खूब मिल जाती है। ये सब एडवेंटिटियस रूट्स है, मॉडिफिकेशन। अब देखो ये स्टिल्ट रूट, बट्रेस रूट, ये तीनों जो है किसके लिए हुई? सपोर्ट के लिए। पहले तो फूड स्टोरेज के लिए थी, ये तीनों सपोर्ट के लिए होती है। ठीक है, सपोर्ट रहता है, इससे प्लांट को, स्टेम को सपोर्ट देते हैं। उसके बाद में कुछ और स्पेशल रूट्स हैं, जैसे एक है फोलियर रूट्स और इपीफिलस रूट्स। फोलियर और इपीफिलस, फिलस का मतलब होता है लीफ। कभी कभी लीफ से रूट अराइज होती है। मैंने कहा ना, लीफ के ऐसी लीफ होती है। ये देखो ब्रायोफिल्लम की लीफ दिखा रखी है। ये जो लीफ होती है इस तरह की, ये कई बार आपको गार्डन में ये पौधा दिख सकता है इस तरह का। इनमें क्या होता है, ये जो लीफ के नॉच होते हैं ना, यहाँ पर बड होती है और लीफ से नया प्लांट अराइज हो जाता है। ये तो लीफ है, ठीक है, और इसी से आपको नया प्लांट अराइज होता हुआ दिख जाएगा। ऐसे यहीं से छोटी छोटी लीव्स आ जाती हैं, इस तरह से नया प्लांट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होने लगता है। और इसमें इसी से छोटी छोटी ऐसे रूट्स निकल आती हैं ऐसे। तो ये देखो, ये जो दिखा रखी है यहीं पर, ये एडवेंटिटियस लीफ बड्स होते हैं और इनसे रूट्स निकल रही है। ये डायग्राम दे रखा है। जो रूट लीफ से अराइज हो वो फोलियर, फोलिया मतलब लीफ होता है। सो दिस इज द रूट अराइजेस फ्रॉम लीफ। ब्रायोफिल्लम बिग्नोनिया जो पौधे होते हैं उनमें इस तरह का दिखाई दे। ब्रायोफिल्लम नाम ध्यान रखना है। ये लीफ से ही प्रोपेगेट कर जाता है, लीफ में बड होती है इसमें, और वहीं से ये फिर छोटे छोटे प्लांट ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ये रूट जो है ये फोलिया, इपीफिलस जो लीफ पर बनती है। ठीक है, देन ऐसे ये क्लाइंबिंग रूट्स से क्लिंगिंग रूट्स कहते हैं। आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स के स्टेम बहुत सॉफ्ट होते हैं और वो किसी के सहारे लिपटते हुए चलते हैं। ठीक है, बेलें चलती है जैसे अपनी, तो ये क्लाइंबर्स होते हैं। अब जैसे ये दिखा रखा, देखो ये एक मेन सपोर्ट के साथ में ये लिपटता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो क्लाइंबर्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे ये यहाँ नोड है, यहाँ नोड है, तो ये जैसे मान लो ये स्टेम है, तो इस स्टेम से अब ये क्लाइंबर प्लांट अगर चल रहा है, अब जैसे ये इसके चारों ओर ऐसे लिपटता हुआ चल रहा है, तो ये क्या करता है, यहां कुछ रूट्स, इसके हर नोड से इस तरह से रूट्स अराइज होती हैं, ऐसे ये रूट्स अराइज हो जाती हैं ऐसे। और ये जो रूट्स होती हैं ये उस सपोर्ट पे चिपक जाती हैं, जिससे उसको क्लाइंब करने में ये हेल्प करती है। तो ये क्लाइंबर्स जो होते हैं, क्लाइंबर्स में मिलती है। दीज रूट्स अराइजेस फ्रॉम एवरी नोड ऑफ द क्लाइंबर। क्लाइंबर के जितने नोड है हर नोड से अराइज होती हैं, और जिस सपोर्ट के चारों तरफ वो लिपट के चल रही हैं वो उससे चिपक जाती है, ताकि उस प्लांट को वो क्लाइंब करने में हेल्प करती हैं। द हेल्प्स इन क्लाइंबिंग। जैसे इसका एग्जांपल है पोथोस, बहुत अच्छा एग्जांपल है। मनी प्लांट कहते हैं, हर घर में मिल जाता है, घरों में लोग उगाते हैं। तो जो मनी प्लांट्स हैं पोथोस, ये बीटल जो ये पान होता है, जो हम पान खाते हैं, ये भी ऐसे चलता है। ये क्लाइंबर्स होते हैं, बहुत सॉफ्ट स्टेम होता है, किसी के सहारे लिपटते हुए चलते हैं। इनके हर नोड से लीफ निकल रही है, देखो यहाँ से लीफ भी निकल रही है, यहीं से रूट भी निकलेगी, और ये रूट जो है इस सपोर्ट के साथ अच्छे से चिपक जाती है, ताकि ये आराम से क्लाइंब कर सके। इसको क्लाइंबिंग रूट, क्लिंगिंग रूट्स कहेंगे। ये भी एडवेंटिटियस रूट्स है। ऐसे एक और है सकिंग और हस्टोरियल रूट्स। अब पैरासिटिक रूट्स, देखिए कुछ प्लांट पैरासाइट होते हैं जो खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करते, वो ग्रीन भी नहीं होते, और वो जो होते हैं किसी और दूसरे प्लांट के चारों ओर लिपट के चलते हैं, और उनमें एक रूट अराइज होती है। वो रूट वो उस प्लांट के स्टेम में अंदर डाल देते हैं, और वहां से वो फूड नरिशमेंट सक करते हैं। तो इसको सकिंग रूट या हस्टोरियल रूट कहते हैं। हस्टोरिया वर्ड आप फंजाई में सुनेंगे। ऐसा ही एक हस्टोरिया लाइक ये रूट है, ये जो प्लांट के स्टेम में चला जाता है, और वहां से ये नरिशमेंट लेते हैं। ये खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, ये पैरासाइट होते हैं। जैसे एक बहुत कॉमन है कसकट्टा, जिसको अमरबेल कहते हैं। येलो कलर का थ्रेड होता है जो बहुत सारे प्लांट पर कई बार आपको फैला हुआ दिखेगा। तो ये जो होते हैं, दीज रूट्स आर फाउंड इन द पैरासिटिक प्लांट्स, दे एंटर इन स्टेम एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन। जैसे कसकट्टा और विस्कम, ये दोनों पैरासिटिक प्लांट हैं। बिल्कुल थिन से येलो कलर के थ्रेड होते हैं, और ये प्लांट के ऊपर लिपटे हुए रहते हैं। इनमें एक रूट निकलती है जो नरिशमेंट के लिए, ये सक करने के लिए रहती है। होस्ट प्लांट के अंदर ये हस्टोरियल रूट्स को इंसर्ट कर देते हैं, कसकट्टा कहते हैं इसको। ठीक है, और एक दो एग्जाम्पल देखें तो अगले कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। जैसे नेक्स्ट वन है एसिमिलेटरी रूट। कुछ प्लांट्स में रूट ग्रीन हो जाती है, फोटोसिंथेटिक हो जाती है। तो एसिमिलेशन का मतलब है फूड प्रिपरेशन। ठीक है, तो एसिमिलेटरी रूट्स बनती हैं। देयर आर द एरियल रूट्स ऑफ टीनोस्पोरा। एक प्लांट है टीनोस्पोरा जिसके अंदर एरियल रूट्स हरे कलर की हो जाती है।
या सबमर्ज्ड रूट ऑफ ट्रापा, वाटर चेस्टनट, सिंगाड़ा जिसको कहते हैं हम, तो इसके जो, ये तो पानी में होता है, तो इसकी जो रूट होती हैं कई बार ये ग्रीन हो जाती हैं। या पोडोस्टिमोन जो है, इसमें भी इसी तरह की सबमर्ज्ड रूट है, ये ग्रीन और फोटोसिंथेटिक हो जाती है। तो कुछ प्लांट्स के अंदर जो एरियल रूट्स हैं वो ग्रीन कलर की हो जाती है और वो फोटोसिंथेसिस करने लग जाती है। ये एसिमुलेटरी रूट कह सकते हो आप, इसको फोटोसिंथेटिक भी कह सकते हो। वैसे तो रूट फोटोसिंथेसिस नहीं करती हैं, लेकिन ये कुछ प्लांट है जिनमें फोटोसिंथेटिक रूट्स होती हैं, नाम ध्यान रखने। उसके बाद है हाइग्रोस्कोपिक रूट्स। अब इसके लिए आपको एक प्लांट पता होना चाहिए, इपीफाइट्स। इपीफाइट्स कौन से प्लांट हैं? इपीफाइट्स वो प्लांट हैं जिसके अंदर जो दूसरे किसी प्लांट पे ग्रो होते हैं, जैसे बड़े बड़े ट्री होते हैं मान लीजिए, अब इससे इस तरह से ब्रांचेस निकल रही, आप देखोगे कई बार फॉरेस्ट में भी आपको ये चीज निकल जाएगी। अब इस ब्रांच पर एक छोटा सा पौधा और उगता हुआ दिख रहा है, वो यहाँ उग रहा है, ठीक है। इपीफाइट्स कभी ग्राउंड में, सॉइल में ग्रो नहीं हो रहे हैं, ये किसी बड़े प्लांट पर, ब्रांच पर ग्रो होते हैं, हवा में यूं लटके हुए ब्रांच, वहीं इनके रूट भी लटकी हुई है, वहीं छोटे छोटे से हैं। तो ऐसे प्लांट जो किसी बड़े प्लांट पर ग्रो हो रहे हैं वो इपीफाइट्स कहलाते हैं। दे आर फाउंड इन इपीफाइट। अब इसमें जो ये रूट हैंग हो रही है, ये जो हैंगिंग रूट्स, ये हाइग्रोस्कोपिक है। मतलब अब ये वाटर कहाँ से लाएगी, ये तो सॉइल में तो है नहीं, तो एयर में जो मॉइस्चर होती है उसी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। हाइग्रो वर्ड हमेशा मॉइस्चर के लिए आता है। तो ये हाइग्रोस्कोपिक रूट्स हैं, और ये जो होती है दीज आर, और ये सबसे ज्यादा होती है ऑर्किड्स में। एपिफाइट्स का सबसे बढ़िया एग्जांपल है ऑर्किड्स। इसके अंदर ये रूट्स होती है एब्जॉर्प्शन फ्रॉम मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एयर, यहां से। इन रूट्स में एक स्पेशल टिश्यू होता है वेलामिन। इन रूट्स में मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए एक लेयर होती है वेलामिन टिश्यू की। ये वेलामिन की एक लेयर होती है, इससे ये एयर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और इससे अपना काम चलाते हैं। जो ऑर्किड्स हैं, बड़े खूबसूरत फ्लावर होते हैं, ये सब इसी तरह के एपिफाइट्स हैं। डायरेक्ट सॉइल में ग्रो ना होकर किसी बड़े ट्री, उनकी ब्रांचेस पर ग्रो होते हैं एपिफाइट्स। और ये हैंग करते हुए, लटकते हुए रूट्स होते हैं, और ये एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके अपना काम चलाता है। हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक रूट्स है, ठीक है। एंड देन एक और इसी तरह से रिप्रोडक्टिव रूट्स। रिप्रोडक्टिव रूट्स जो हैं, बेसिकली ये वो रूट्स हैं जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो शीशम प्लांट है, इन ये डलबर्जिया, स्वीट पोटैटो, इनमें क्या होता है, बर्ड्स होती है, और बड होती है तो ये नया प्लांट ग्रो कर देते हैं। प्लांट में, रूट में वैसे बड नहीं होती, लेकिन कुछ रूट्स में बड होती हैं और वो उससे एक नया प्लांट ग्रो कर देते हैं। दीज आर द फ्लैशी एडवेंटिटियस रूट्स एंड फॉर वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। जो स्वीट पोटैटो होता है, वो जो डलबर्जिया शीशम है, वो टैप रूट में है, ये एडवेंटिटियस रूट है। एडवेंटिटियस रूट्स में भी बड होती है, जैसे आइपोमिया बटाटा, स्वीट पोटैटो, डहलिया, इनके अंदर बड्स होती हैं और यहाँ से नया प्लांट, जिनमें बड होगी वहां से नया प्लांट ग्रो हो सकता है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन से। तो टैप रूट में अगर बात करेंगे तो वो शीशम की बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो हमें ये स्वीट पोटैटो, ये एडवेंटिटियस रूट्स के अंदर भी बड होती है और ये भी नया प्लांट ग्रो कर सकता है। तो इस तरह से आप देखिए, मैंने अलग अलग तरह की कुछ आपको एडवेंटिटियस रूट्स के मॉडिफिकेशन बताए। एडवेंटिटियस रूट्स के जो मॉडिफिकेशन हैं उसमें जैसा कि हमने सबसे पहले कहा कि ये तो फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन हो गया, 4-5 तरह के शेप हो गए, फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन हुआ। उसके बाद में सपोर्ट के लिए स्टिल्ट रूट, बट्रेस रूट और प्रॉप रूट, ये तीनों सपोर्ट के लिए थी अलग अलग तरह की। और उसके बाद कुछ और स्पेशल फंक्शंस हैं, जैसे लीफ से निकलने वाली रूट, इपीफिलस रूट, ठीक है, क्लाइंबिंग में हेल्प करने वाली रूट, क्लाइंबिंग रूट्स, या फिर हस्टोरिया सकिंग रूट्स पैरासाइट्स में होती हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करने वाली फोटोसिंथेटिक रूट, एयर में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने वाली हाइग्रोस्कोपिक रूट, और बर्ड्स होता है और रिप्रोडक्टिव प्लांट जो उससे अराइज होते हैं, ठीक है। ये बर्ड्स जो हैं, ये बर्ड वाली रूट्स कहलाएगी, रिप्रोडक्टिव रूट्स, जिससे कि हम नए नए प्लांट्स डेवलप करते हैं। तो ये सारी अलग अलग तरह की एडवेंटिटियस रूट्स हो गई। फाइनली अगर हम रूट के फंक्शन देखें तो रूट के जो फंक्शन है ये क्या क्या रहे। अगर हम एक जनरल रूट के फंक्शन देखें तो सबसे मेन फंक्शन तो होता है उसका फिक्सेशन, ठीक है। फिक्सेशन मतलब प्लांट को फिक्स करना है, ठीक है, फिक्सेशन। उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करना, प्लांट को फिक्स करना, और वाटर मिनरल सॉइल से एब्जॉर्ब करना, ये दो तो इनके मेन फंक्शन हो गए। कई बार हम देखते हैं फूड स्टोरेज भी कर लेती हैं वो, ठीक है, वाटर कंडक्शन मतलब एब्जॉर्ब करके ऊपर भी ले जाना, कंडक्ट करना, और कभी कभी फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन जैसे काम, ये तो स्पेशल फंक्शन है जो मॉडिफिकेशन में हमने देखे। तो अलग अलग तरह के फंक्शन, मेनली तो फिक्सेशन एंड वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन एंड देयर कंडक्शन, ये रहता है। ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, ये हमने प्लांट का एक पार्ट लिया, रूट और उसके डिफरेंट मॉडिफिकेशन, रूट के टाइप्स, रूट सिस्टम,
ठीक है, रूट के जोन्स क्या क्या हैं, और फिर मॉडिफिकेशन टैप रूट के, एडवेंटिटियस रूट के, जो भी एग्जांपल्स बताए हैं, टाइप्स बताए, एग्जांपल बताए, उनको प्रॉपरली चार्ट बना करके भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट का पहला पार्ट था, रूट। थैंक यू।